तैयार हो जाइए एक्सपायरी के आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन के लिए, जहां बाजार में कमजोरी के साथ दिन के निचले स्तरों पर होता कारोबार। आखिरी 1.5 घंटे में आएगी रिकवरी या फिर रहेगा दबाव? कहां होगी एक्सपायरी, रोल ओवर करें या न करें और क्या करें कल की तैयारी, इस पर रहेगा खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, थोड़ी बाजार में उतार चढ़ाव इस समय बढ़ रही है। एक्सपायरी से पहले हल्की सी नर्वसनेस आ रही है, तो सवाल यही बनेगा सर कि बाजार रिकवर होंगे कि नहीं, और आपसे जानेंगे भी कि एक्सपायरी किस तरह की रह सकती है। उससे पहले सर एक बार देख लेते हैं कि इस समय की बाजार की बड़ी बातें क्या हैं। वीकली एक्सपायरी से पहले हम देख रहे हैं बाजार में बिकवाली हावी है। निफ्टी 15,100 के नीचे है। निफ्टी बैंक यहां पर और कमजोरी देख रहे हैं। 500 अंक टूटकर 36,400 के करीब ट्रेड हो रहा है। प्राइवेट बैंक्स, ऑटोज और फाइनेंशियल शेयर्स में है बिकवाली। पीएसयू बैंक्स, ऑयल एंड गैस, मेटल्स और आईटी शेयर, यहां पर आप देख रहे हैं खरीदारी का माहौल। डाउ फ्यूचर्स यहां से भी आ रहे हैं सुस्ती के संकेत, करीब 100 अंक नीचे हैं। हालांकि यूरोप के बाजार इस समय एकदम सपाट हैं। अनिल जी, कैसे देखें एक्शन सर? एक्सपायरी से पहले थोड़ी नर्वसनेस है बाजार में, और हम देख भी रहे हैं कि बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों से लगभग 700 अंक फिसला है। निफ्टी पर 100 अंकों का दबाव है। किस तरह से देख रहे हैं एक्शन आखिरी 1.5 घंटे का सर? दीप, थोड़ा दबाव है और लॉन्ग अनवाइंडिंग का खतरा जो है वो बाजार में दिख रहा है इस वक्त। जो तेजी की पोजीशंस बनी हुई है वहां से थोड़ा सा दबाव आता हुआ दिख रहा है। अहम लेवल के नजदीक पहुंच रहे हैं और वो है पहला 15,065। आखिरी सपोर्ट निफ्टी पर यह है 15,065 का दिन के लिए, जिसे होल्ड करना चाहिए, और उसके नीचे 15,000 के आसपास का 14,975 निकल कर आता है। तो मेरा ये समझना है 14,975 से 15,065 इसके आसपास ये वो रेंज है जहां पर आपको शॉर्ट कवर करने चाहिए और हल्की फुल्की खरीदारी करनी चाहिए। एक बार जरा डाउ फ्यूचर्स भी देख लें कि किस तरह का माहौल डाउ फ्यूचर्स में इस वक्त आपको दिख रहा है। उससे एक अंदाजा लगेगा कि आज देर रात अमेरिका में किस तरह का ट्रेडिंग सेशन हो सकता है। उससे भी एक बार आप अंदाजा लगाएं। 70 पॉइंट के आसपास की कमजोरी है, तो हल्की कमजोरी डाउ फ्यूचर्स में। तो मेरा ये समझना है कि 14,975 15,065 यानी कि लगभग 90 से 100 पॉइंट की रेंज है। यहाँ पर शॉर्ट अगर आप हैं तो शॉर्ट काटें, हल्की फुल्की फ्रेश खरीदारी आप कर सकते हैं 14,975 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ। तो 15,065 की रेंज में खरीदिए। 14,975 का जो लेवल है उसके 25 पॉइंट नीचे 14,950 के स्टॉप लॉस के साथ खरीद सकते हैं। ये आपके लिए लेवल हो गया निफ्टी के लिहाज से। तो मैं फिर यही कहूंगा कि ये लेवल्स बेचने के लिए नहीं है, ये खरीदने के लिए है, और ऊपरी स्तरों पर आपको वापस बेचना है। अब जो सिचुएशन बनी है दीप, उसमें ऐसा लग रहा है कि 15,200 250 के पार जाना बहुत मुश्किल होगा। इनफैक्ट 15,150 के ऊपर निकलने के बाद ही आपको ताकत का पहला अंदाजा बनेगा, क्योंकि 15,150 पर भी कॉल राइटिंग हुई है, 15,200 पर तक दबाकर कॉल राइटिंग हुई है। तो बचे हुए समय के लिए जो आज एक्सपायरी की रेंज है वो 15,000 से 15,200 की निकल कर आ रही है निफ्टी पर। तो 15,165 15,200 की रेंज में अगर वापस रिबाउंड आए, वहां पोजीशन हल्की कीजिए। 15,065 की रेंज में पोजीशन आए, लेवल में आए, तो वहां शॉर्ट कवरिंग करके हल्की फुल्की खरीदारी कीजिए। ये आपके लिए निफ्टी के लेवल हो गए। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 36,450 36,500 के आसपास आप हैं। अहम सपोर्ट लेवल के नजदीक पहुंच रहे हैं। फाइनल सपोर्ट जो बैंक निफ्टी का निकल कर आता है वो 36,100 से 36,325 की रेंज का है। ये 225 पॉइंट की रेंज ऐसी है जहां पर आपको शॉर्ट भी काटने चाहिए और फ्रेश खरीदारी भी करनी चाहिए। और ऊपरी स्तरों पर अब आपके लिए 37,000 पार करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो 36,900 से लेके 37,100 ये 100 पॉइंट की रेंज वापस अगर आप वहां पहुंचे तो वहां पर आपको बिकवाली भी करनी चाहिए, शॉर्ट पोजीशन भी बनानी चाहिए। इस रेंज के लिहाज से आपको ट्रेड करना चाहिए। तो अच्छी बिकवाली के बाद थोड़े सपोर्ट रेंज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। देखते हैं ये सपोर्ट रेंज होल्ड हो पाता है नहीं। आज थोड़ा सा आपको सहारा कम मिल रहा है ग्लोबल मार्केट्स का, और एफआईज की जो बिकवाली है, जो हम कह रहे थे कि कल आज देखिए हमने डेटा भी न्यूट्रल इसीलिए रखे थे कि कैश मार्केट में भली खरीदारी हो लेकिन वायदा कारोबार में थोड़ी बिकवाली की है, तो थोड़ा सा दबाव वहां से आता दिख रहा है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि बाजार बेहद इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास है, तो बहुत डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना रिस्क मैनेजमेंट रखें, लेकिन इन लेवल्स पर शॉर्ट करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो शॉर्ट करने के लिए आप इंतजार करें उछाल का, या फिर अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो नीचे के लेवल पर थोड़ी बहुत खरीदारी कर सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए मार्केट पर राय। घबराना नहीं है, नीचे के लेवल्स पर आप खरीदारी कर सकते हैं। रिस्क के हिसाब से करें खरीदारी, एक्सपायरी की वॉलेटिलिटी रहेगी, बट भरोसा बनाए रखें। ये आ रही है अनिल जी की तरफ से सलाह। फिलहाल निचले स्तर के करीब बाजार ट्रेड कर रहा है, पर ऐसी भारी गिरावट नहीं है। पॉइंट वाइज आपको थोड़े लंबे फिगर्स, बड़े फिगर्स दिखेंगे, बट परसेंटेज वाइज देखें तो कोई ऐसी भारी गिरावट नहीं हुई है पिछले 2-3 दिनों में। पर आइए आपको बता दें कौन से हैं ऐसे खबरों वाले शेयर्स जहां पर आपको रखनी है नजर, और साथ ही अहम ट्रिगर्स बाजार के। मानसी और वरुण हमारे साथ तैयार हैं।
गुड आफ्टरनून मानसी, बताएं कौन से हैं ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज एक तो बाजार बंद होने के बाद अंबुजा सीमेंट के नंबर्स आने वाले हैं जिस पर फोकस रखेंगे। इसके अलावा ट्रिगर्स, रेलटेल का आईपीओ आज क्लोजिंग के साथ बंद हो जाएगा। आईडीएफसी बैंक पर फोकस रखना होगा, इक्विटी के जरिए पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक कर रहे हैं। वहीं पॉली मेडिक्योर क्यूआईपी के डिस्काउंट और प्रीमियम साइज पर चर्चा होने वाली है जिस पर नजर रहेगी। पवन हंस के लिए बोली लगाने की आज आखिरी तारीख है और साथ ही गेम स्टॉप मुद्दे पर यूएस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी में सुनवाई होने जा रही है और 3 से 4 बजे के बीच रक्षा मामलों पर संसद की स्थायी समिति की एक बैठक होने वाली है, तो इस पर भी हमारी नजर रहेगी। कल के नतीजे, महिंद्रा सीआई कैश स्पेस की एक कंपनी जिसके नंबर्स पर फोकस रहेगा। ट्रिगर्स में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाने की कल अंतिम तारीख होगी। वहीं स्पाइसजेट 24 नई घरेलू उड़ानों की शुरुआत करने जा रही है और साथ ही टाटा स्टील पाटली पेडअप शेयर की रिकॉर्ड डेट है कल। इसमें ट्रेडिंग तो फिलहाल बंद है, लेकिन अगर आपने एंट्री ले रखी है तो आपको ये जो बैलेंस पेमेंट है 1 से 15 मार्च के बीच करना होगा 461 रुपए का। तो इस पर 1 से 15 मार्च तक के लिए जरूर नजर रखिएगा आपने अगर एंट्री इसमें ली है तो। और शिवाजी जयंती पर करेंसी मार्केट जो है वो कल के दिन बंद रहेंगे। 20 फरवरी यानी कि शनिवार के दिन सुवेन लाइफ साइंसेज पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक कर रहे हैं। थॉमस कुक भी पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं, तो इस पर भी हमारी नजर रहेगी। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ अहम ट्रिगर्स जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए जानते हैं कुछ खबरों वाले शेयर्स भी वरुण के साथ। वरुण बताएं। देखिए, सबसे पहले तो हमने जो एक्सक्लूसिव खबर दी थी बीपीसीएल को लेकर कि काफ़ी सारे जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो मिले हैं और काफ़ी सारी कंपनियां, वेदांता, टोटल गैस, अपोलो पी, इन सब ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया है। यानी कि इसके चलते बीपीसीएल के जो ओवरऑल विनिवेश है उसमें काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है। उसका जो वैल्यूएशन आका जा रहा है करीब 1 लाख करोड़ के आसपास आका जा रहा है। तो ये एक अच्छी खबर बीपीसीएल के लिए, जिसकी वजह से स्टॉक रिएक्ट भी कर रहा है। इंडसइंड बैंक प्रमोटर्स ने फाइनली वारंट्स को कन्वर्ट कर लिया है 1709 रुपये प्रति शेयर के भाव पे। पिरामल एंटरप्राइजेस डीएचएफएल के रेजोल्यूशन प्लान को यहाँ पे आरबीआई की तरफ से मंजूरी मिल गई है, तो इस कंपनी के लिए अच्छी खबर। एलएनटी, इस कंपनी को एलएनटी कंस्ट्रक्शन को ऑर्डर मिले 1000 से 2500 करोड़ के आसपास के। अरविंद फैशन राइट इशू को मंजूरी मिल चुकी है 135 रुपीज़ प्रति शेयर की। 200 करोड़ तक के राइट इशू को मंजूरी मिली है। इशू पे 20 शेयर पे 3 राइट इशू शेयर दिए जाएंगे। डॉक्टर रेड्डीज मानसिक बीमारी की एक दवा को यूएस में जेनरिक दवा इस कंपनी ने लॉन्च की है। फोर्टिस हेल्थ, सुप्रीम कोर्ट ने लेंडर्स से फोर्टिस शेयर बिक्री पर जानकारी मांगी है। 20 फरवरी तक जानकारी देनी होगी लेंडर्स को। मामले की अगली सुनवाई जो है वो 24 फरवरी को होने वाली है। डीजीसीए की तरफ से बयान आया कि जनवरी में जो घरेलू पैसेंजर टैरिफ है उसमें करीब 39.5% के आसपास की गिरावट हुई है। और इस्मा की तरफ से एक अपडेट आया है कि 15 फरवरी तक जो शुगर का उत्पादन है उसमें करीब 23% के आसपास का उछाल देखने मिला है। 1.70 करोड़ टन से बढ़ के 2.09 करोड़ टन हो चुका है। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ बढ़िया अपडेट जहां पर आप रखें नज़र, और खबरों वाले शेयर्स भी ढेर सारे हैं। आइए, हमारा पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स भी तैयार है। गेस्ट से जान लेते हैं कि अब किस तरह का स्टॉक मूवमेंट देख रहे हैं। वीकली एक्सपायरी की वजह से आप देख रहे हैं कि बाजार में उतार चढ़ाव है, पर इस बीच कई सारे स्टॉक्स हैं जो दमदार एक्शन आपको दिखा रहे हैं। राकेश जी, कुणाल जी, सुमित जी, वागले साहब और साथ ही जैन साहब भी हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। एंड एज ऑलवेज हम शुरुआत करते हैं कुछ टॉप मूवर्स के बारे में बात करके। सुमित जी, इन्फो एज, बार बार आपसे इसी पर चर्चा हो रही है। तीसरा दिन है जब हम स्टॉक के बारे में बात करें, क्योंकि 3 दिन में बड़ा मूवमेंट हो रहा है। 12% गिरा 2 दिन की बिकवाली में, और आज जो रिबाउंड आया, शानदार तेजी 6.5%। चल क्या रहा है इस काउंटर में सर? आपने एकदम सही कहा दीपांशु। स्टॉक के अंदर मोमेंटम दोनों तरफ का देखने को मिल रहा है। पहले इसमें हमने तेजी का मूव देखा, 5000 से लेके करीब करीब ऊपर में 5500 के ऊपर के लेवल देखने को मिले। फिर 5500 से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और फिर वापस से 5000 के लेवल और उसके नीचे के लेवल्स देखने को मिले, और अभी वापस से यूटर्न मार के ऊपर का मूव दिखा रहा है। तो 5250 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। कल का हाई इसमें टूटा है, उसके ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। एक बार यहां से वापस से ऊपर की तरफ जा सकते हैं, जिसमें 5400 से 5450 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। एक चैनल में मान के चले स्टॉक को, जिसमें जो इमीडिएट रेंज बन रहा है 4900 5000 नीचे में, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस बन रहा है 5500 5550 ऊपर में। तो अभी लोअर बैंड से ऊपर की तरफ मूव होना स्टार्ट हुआ है, तो वापस से 5450 तक जा सकता है। ओके, तो वापस 5450 तक जाने की तैयारी में है इन्फो एज। नजर रखिए इस काउंटर पर। नजर रखते हैं वागले साहब की तरफ से एक रिकमेंडेशन आ रही है, बिगुल वागले का वंडर। गुड आफ्टरनून वागले साहब, बताएं सर। आफ्टरनून दीपांशु, आफ्टरनून अनिल जी। मेरा बाय कॉल है बीपीसीएल पे 423 के करंट भाव से 423 423.50। एचपीसीएल ने आज मॉर्निंग में जो मूव दी, बीपीसीएल थोड़ा सा साइडवेज है, अभी अभी निकल रहा है 420 के ऊपर।
तो मुझे लगता है ये 435 तक जा सकता है। यहाँ से 10 से 12 रुपए की मूव दिखनी चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 419 का होना चाहिए। 4 रुपए की रिस्क, 10-12 रुपए का रिवॉर्ड। ये ट्रेड सेटअप बहुत ही बढ़िया है और हमारा डिस्क्लोजर है कि हमने हमारे क्लाइंट्स को अभी अभी 1 रुपए नीचे दिया है। तो बीपीसीएल पर रखनी है नजर। हमने आपको आज सुबह एक्सक्लूसिव खबर भी बताई थी कि किस तरह से इंटरनेशनल कंपनीज इस पर बोली लगाने के लिए तैयार हो रही हैं। इंटरेस्ट बढ़ रहा है, कंसोर्शियम के जरिए फंड्स भी इसमें पैसा लगाना चाहते हैं, तो विनिवेश की तरफ फुल स्टीम से जा रहा है बीपीसीएल और उछाल भी आते हुए दिख रहा है इस काउंटर में। जैन साहब भी हमारे साथ तैयार हैं। जैन साहब, आज तो पूरे ऑयल एंड गैस सेक्टर में ही तेजी का माहौल है। एक तो प्रधानमंत्री साहब ने भी कहा है कि नेचुरल गैस को जल्द से जल्द जीएसटी में लाने की कोशिश की जाएगी और साथ ही डाइवेस्टमेंट पर बीपीसीएल और बाकी ओएमसीज पर रिलेटेड एक्शन उसका दिख रहा है। किस तरह से देखें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज स्पेशली जो फाइनली थोड़ी आउट परफॉर्मेंस दिखा रही हैं? नहीं, जबरदस्त बुलिश हूं मैं और बीपीसीएल पे आई एम वेरी बुलिश। इनफैक्ट बीपीसीएल को तो कई साल, सवा साल हो गए, आज 1.5 साल ही मान लीजिए, जब से डिसइन्वेस्टमेंट की बात चल रही है और स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की, और एक अच्छे रेंज में ये स्टॉक चले जा रहा है, ना तो बहुत ज्यादा डाउनसाइड बिल्कुल लेना चाहिए स्टॉक को। और अभी भी कुछ नहीं हुआ है। आज भी अगर देखे जाए तो जैसा बागले जी ने कहा कि एचपीसीएल तो आज अच्छा मूव दिया और बीपीसीएल में तो हम लोगों ने पुट राइटिंग 380-90 की, 400 की कंटिन्यूस बेसिस पे करवाना है क्लाइंट्स को भी, तो बिल्कुल लें। ऑयल एंड गैस पे बहुत ज्यादा बुलिश साउंड कर रहे हैं पीएम साहब और उनको ये समझ में आ गई कि जो सारी एसेट्स है, इनफैक्ट जिस तरीके का ये सेगमेंट है, इसको पूरा रिवाइव करना। और ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि किस तरीके से कई सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं। पीएसयूज में ही पूरी चाल है, ये ओएमसी पीएसयूज तो है ही और बाकी सब में भी बहुत चाल है, क्योंकि सरकार का इंटेंट क्लियर हो गया कि इनकी वैल्यूएशंस को वापस से ठीक किया जाए और जो रेलेवेंट उनको कुछ भी पॉलिसी मेकिंग करनी है वो सब भी कर रहे हैं। सो आई एम वेरी बुलिश। मुझे लगता है कि बिल्कुल बीपीसीएल को इन लेवल्स पे एग्रेसिवली लेना चाहिए, इन लेवल्स पर अग्रेसिवली लेना चाहिए बीपीसीएल। और देखिए, बात करते करते ब्रेकआउट आ गया। बागले साहब के रिकमेंडेड प्राइस से भी आप देख रहे हैं 5 रुपए की तेजी आपको काउंटर में बनती हुई दिख रही है। तो बीपीसीएल रखें इसको चार्ट पर। ऑयल एंड गैस स्पेस, यहां पर आप जबरदस्त एक्शन देख रहे हैं। एक बिगुल राकेश जी, कुणाल जी के लिए चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। दीपांशु, हमारा स्टॉक है इंडस टावर, जिसका एक टाइम पे नाम भारतीय इंफ्राटेल होता था। काफी बेहतरीन टेक्निकल रिवर्सल है और एक अच्छा खासा बड़ा राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बना हुआ है, मिस नहीं करना चाहिए। इंडस टावर को खरीदने की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, कुछ दिनों पहले दीपांशु, मैंने और राकेश जी ने मदरसन सुमी पर 170 रुपए के आसपास खरीदारी की राय दी थी। बिल्कुल आइडेंटिकल चार्ट स्ट्रक्चर है इंडस टावर का, जिस पर मौजूदा सरों पर 260 के ऊपर एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। बाय करके चलें। 259 हाफ पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 270 का, दूसरा टारगेट 275 का, 275 तक स्टॉक जा सकता है। तो इंडस टावर को खरीदारी की राय। बिल्कुल, इंडस टावर पर आपको करके चली है खरीदारी। यहां पर आ रहा है जम के एक्शन। इस समय ब्रेकआउट आपको काउंटर पर आते हुए दिख रहा है। और इंडस टावर की बात करिए, एक बार इंडस इंड को भी देख लेते हैं, क्योंकि वहां पर आज खबर आई थी कि जो प्रमोटर्स को वारंट कन्वर्जन के जरिए पूंजी फंड इन्फ्यूजन करना था, वो पूरा हो चुका है। और स्टॉक देखिए कहीं जा नहीं रहा है, एक रेंज में ही अटका हुआ है इस पूरे महीने और अभी भी उस रेंज को ही रिस्पेक्ट कर रहा है। 1050 के आसपास आप इंडसइंड बैंक पर एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। पर कुणाल जी, बैंक ऑफ बड़ौदा, दमदार तेजी आई है सर इस पर। आपकी आज की पिक ऑफ द डे 92 का अपर टारगेट दिया था, उसके तो ऊपर ही है और अभी भी होल्ड कर रहा है। क्या करना चाहिए 9450 के लेवल्स पर अगर पोजीशन है, और अगर अभी भी कोई पोजीशन बनाने की सोच रहा है तो क्या इन लेवल्स पर रेकमेंड करेंगे? देखिए दीपांशु, हम लोग लगातार सरकारी बैंकों पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। अनिल जी ने तो कब से मुहिम चला रखी है और आप देखिए जिस तरह की तेजी बनी है और ऊपर के लेवल्स आएंगे, 3 डिजिट्स में भी बैंक ऑफ बड़ौदा ट्रेड करेगा। लेकिन आपको डिप्स पर अब नई खरीदारी करनी चाहिए। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो एक 90 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस रख लें और 100 रुपए के टारगेट से अभी भी बने रहने की राय। ओके, तो 100 रुपए के टारगेट्स के लिए बने रहने की राय है। यहां पर और तेजी आपको इस काउंटर पर बनती हुई दिख सकती है। पीएसयू बैंक्स, पीएसयू स्टॉक्स इन जनरल, वहां पर है दमदार तेजी का माहौल। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ी मुनाफा वसूली जरूर हुई है आज, स्पेशली काउंटर्स लाइक आईजीएल में, पर फिर भी देखिए तेजी का माहौल एकदम बना हुआ है। इस बीच बीएचईएल, भेल, बंसल जी जरा इस पर राय दें। जब से बैन से बाहर आए, आज दूसरा दिन है बैन से बाहर, स्टॉक में अच्छा एक्शन बना हुआ है। क्या एक नई मूव के लिए तैयार हो रहा है बीएचईएल?
बिल्कुल दिवांशु नई मूव के लिए तैयार हो रहा है और इनफैक्ट ध्यान करें जब 2 सत्र पहले इसके बाहर निकलने की बातचीत हो रही थी टुवर्ड्स क्लोजिंग तब भी बोला था खरीदना चाहिए। और जिस तरीके का टेक्निकल रुझान है आज ये स्टॉक 41 रुपीस के ऊपर निकला है तो जिनके पास है होल्ड रखें, नई खरीदारी भी करनी चाहिए, 40 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और पहला टारगेट यहाँ 44.5 का बैठता है। BHEL पर रखिए नजर और आइए इस पर एक फ्रेश व्यू देने के लिए तैयार हैं सुमित जी। तो बिगुल सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। पांचों एकदम प्रॉपर टाइमिंग पे आपने पूछ लिया। बैन से निकलते ही भेल के अंदर मोमेंटम देखने को मिल रहा है तो भेल में मेरे को लग रहा है यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। भेल अभी ट्रेड कर रहा है 41.80 42 रुपए के आसपास, स्पॉट लेवल की मैं बात कर रहा हूं। भेल में यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। 44 रुपए का पहला टारगेट बनेगा और अगर इस बारी ये 44 रुपए का लेवल निकाल देता है तो फिर स्टॉक के अंदर मोमेंटम बढ़ेगा और फिर और ऊपर का मूव स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। 44 का पहला टारगेट होगा, वो लेवल निकलने के बाद 48 रुपए तक के लेवल भेल के अंदर देखने को मिल सकता है। 39.80 पैसे का नीचे में स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें 44 से 48 के टारगेट्स के लिए। ऑप्शंस में भी इसमें ट्रेड लिया जा सकता है। भेल का 42 वाला कॉल अभी सीएमपी पे खरीदारी करें, 60 पैसा नीचे स्टॉप लॉस लगाए, 90 से 95 पैसे के आसपास, ऊपर में 2.5 रुपए से लेकर 3 रुपए तक के टारगेट भेल में देखने को मिल सकते हैं। तो भेल में यहां पे खरीदारी करें ऊपर में 44 से 48 के टारगेट्स के लिए। ओके तो ये है आपके लिए भेल BHEL। नजर रखिए इस काउंटर पर 2 दिनों से बढ़िया एक्शन में ये बना हुआ है और यहां से भी और आपको मूव दिखा सकता है। BHEL भेल यहां पर आ रही है मूव। थोड़ी रिकवरी आई है निफ्टी में निचले स्तरों से। हम देख रहे हैं कि लगभग 25-30 अंक निफ्टी रिकवर हुआ है। बैंक निफ्टी भी निचले स्तरों से रिकवर हुआ है। अब 36,600 के करीब बैंक निफ्टी आने की कोशिश कर रहा है। एक्सपायरी डे है तो वॉलेटाइल मूव्स बाजार में आपको दिखती रहेंगी, पर ढेरों स्टॉक्स है इंडिविजुअल लेवल पर जहां पर थोड़ा एक्शन और बढ़ते हुए जा रहा है। वागले साहब, इंडिया बुल्स हाउसिंग ऑफकोर्स हाई बीटा है और काफी वॉलेटाइल रहता है, पर सुबह से ये गेन्स होल्ड कर रहा है और अब थोड़ी फ्रेश खरीदारी और इसमें आती हुई दिख रही है। कोई ट्रेड बनता है वागले साहब? दीपांशु, अगर आपका पोजिशनल व्यू है एक से 2 दिन में तो मुझे लगता है 220-31 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर या 225 पर लेना चाहिए। आज क्या अजय 10-12 रुपए का मुंह देगा वो मेरे को अभी तक क्लैरिटी है नहीं, या अगर मैं एंट्री भी करता हूं तो स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मोमेंटम डेफिनेटली पॉजिटिव है। इंडिया बुल्स हाउसिंग जहां पर आपको रखनी है नजर। एक LIC हाउसिंग पर भी मैं सुमित जी से पूछना चाहूंगा, क्योंकि सुमित जी यहां पर भी थोड़ी देर पहले मूव आया था दोपहर में, उसके बाद फ्रेश बाइंग नहीं आई, बट ये भी गेन्स होल्ड कर रहा है। क्या LIC पर एक फ्रेश ट्रेड के संकेत आ रहे हैं? देखिए दीपांशु, LIC के अंदर मेरे को लग रहा है कि मोमेंटम तो स्ट्रांग है, लेकिन इसमें फ्रेश बाइंग करनी चाहिए जब ये स्टॉक एक बार ऊपर में 480 के ऊपर क्लोजिंग दे दे। 482 के ऊपर एक बार क्लोजिंग मिल जाएगा तब फिर स्टॉक में 500 रुपए तक का मूव देखने को मिलेगा। तो एक्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। फ्रेश खरीदारी जो मैंने स्पॉट लेवल्स बताए हैं उसके बाद करें। नीचे में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 469 470 के पास का लगा सकते हैं, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करके चले। ओके तो ट्रेलिंग स्टॉप लगा के पोजीशन होल्ड करके चलें, कोई परेशानी नहीं है। इस काउंटर में आप दमदार एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। LIC हाउसिंग, इंडिया बुल्स हाउसिंग थोड़े हाई बीटा ऑफ कोर्स नेम्स हैं, बट यहाँ पर एक्शन आपको होते हुए दिख रहा है इस बाजार में। आइए एक्शन हम देख रहे हैं भारती एयरटेल में, जो इनकी कल बोर्ड बैठक थी, थोड़ा बिजनेस फ्यूचर प्लान को करने की, थोड़ा रीऑर्गेनाइजेशन करने की, उससे क्या टेक अवेज आए हैं ये जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताएं क्या चल रहा है भारती एयरटेल में? बिल्कुल, तो कल काफ़ी अहम बैठक हमें देखने को मिली भारतीय एयरटेल की तरफ से, और यहाँ पर ये चीज़ निकल कर आई कि जो इनकी सब्सिडियरी है भारतीय टेलीमीडिया, वहाँ पर इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है और जो वॉरबर्ग पिंकस की करीब 20% हिस्सेदारी है वो इन्होंने खरीद ली है 3126 करोड़ रुपए में। और यहाँ पर उसके अगेंस्ट में ये भारतीय एयरटेल के करीब 0.67% स्टेक इनको देते हुए नजर आएंगे और ये प्रेफरेंशियल इशूज़ जो हैं इनको वॉरबर्ग पिंकस को जारी किए जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो कुल मिलाकर ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ शेयर की जो है भारतीय एयरटेल के आपको ये वॉरबर्ग पिंकस को जारी किए जाएंगे। और यहाँ पर जो प्राइस रखी गई है भारतीय एयरटेल जो दे रहे हैं वो 600 रुपये प्रति शेयर के भाव पर दे रहे हैं, और अतिरिक्त जो है करीब 1040 करोड़ रुपए जो है वो कैश में दिए जाएंगे। इनफैक्ट कंपनी ने कल की बोर्ड बैठक में रीऑर्गेनाइजेशन के लिए एक कमिटी का भी फॉर्मेशन किया है। तो अभी ये एक पहला स्टेप है इनकी तरफ से अपने जो ओवरऑल होम बिजनेस स्पेस है, जो DTH कारोबार है भारतीय टेलीमीडिया का, जो करीब करीब
15,000 करोड़ पर वैल्यूएशन अब किया जा रहा है, जो ये ट्रांजैक्शन अभी हमें होता हुआ दिखा है, उस पर अब कंपनी का फोकस है। और जो गैर टेलीकॉम यानी कि जो नॉन टेलीकॉम बिजनेस है, वहाँ पर भी कंपनी जो है अब अलाइनमेंट करने वाली है। तो वहाँ पर कंसोलिडेशन क्लियर लेवल पे उनको दिख रहा है, क्योंकि आगे के लिए भारतीय एयरटेल को ये दिख रहा है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ बनती हुई दिख सकती है। बिल्कुल, तो भारतीय एयरटेल को रखें रेडार पर। हालांकि स्टॉक एक रेंज में ही अटका हुआ है, थोड़ा 600-610 के करीब से रेजिस्टेंस ले रहा है। हालांकि नीचे भी नहीं गिर रहा है, पर ऊपर भी जाने में स्ट्रगल कर रहा है। पर एक स्टॉक जो दमदार एक्शन में रहा है और लगातार हमारे एक्सपर्ट्स ने भी आपको इसको रेकमेंड किया है और उसके बाद से भी आप तेजी के माहौल में इसको देखा है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज। जरा इसकी चार्ट को एक बार आप पुल अप करिए। एक तरफा तेजी आई है, कई सारे ट्रिगर्स रहे हैं। कल हमने देखा टेलीकॉम के लिए पीएलआई आई, जहां पर फिर रविशंकर प्रसाद साहब ने कहा कि और भी सेक्टर्स में पीएलआई जोड़ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, जिसका फायदा फ्यूचर में डिक्सन को होगा। 20,000 के पार पहली बार आप इस काउंटर को जाते हुए देख रहे हैं। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज अबव 20,000। जैन साहब, वन वे मूव ही रही है इस पर और अभी भी वो मूव ही करे जा रहा है, थोड़ा कंसोलिडेट करके वापस मूव करता रहता है। 20,000 डिक्सन टेक्नोलॉजीज, क्या रहा है सर? देखिए, हर बार मैं तो बहुत ज्यादा सही नहीं पढ़ा हूँ इस स्टॉक को लेकर, और मैंने वेरी फ्रैंकली मैं रेकमेंड नहीं किया हूँ इस स्टॉक को। ठीक है, होल्ड की राय हमेशा रही है, क्योंकि जिस तरीके का मार्केट में इसको लेकर जो चाव है, मतलब सबका डार्लिंग है, सारे भले फंड मैनेजर्स हो या पी स्टॉक्स, और प्लस सरकार की पॉलिसीज भी काफी हद तक आई, और जिस बिजनेस में है ये, वहां पे जबरदस्त माहौल बना हुआ है, और चाइना +1 वाली स्ट्रेटेजी का भी बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है। तो मैं यही कहूंगा कि 157 के 3 मल्टीपल पे मैं नई राय तो नहीं दूंगा कि नई खरीद करें। बाकी ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ लोग खड़े रह सकते हैं, जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें जिनके पास है ये काउंटर। कुणाल जी, डिक्सन टेक्नोलॉजीज 20,000, अब अगला लेवल क्या रहेगा सर इसके लिए? देखिए दीपांशु, जब मैं और राकेश जी मुंबई आए थे बजट सत्र के लिए, तब हमने जो पहला कॉल दिया था वो डिक्सन टेक पे था, और बजट वाले दिन ही हमने इस पर खरीदारी की राय दी थी, और वहां से स्टॉक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लगातार ऊपर जा रहा है, 20,000 के लेवल को भी कॉन्कर कर चुका है। तो यहां पर जिनके पास पोजीशन है होल्ड करके चलें, इसमें ड्रीम रन चल रहा है, स्टॉप लॉस ट्रेल करें। क्या लेवल्स आएंगे कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है, तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके होल्ड करने की राय है। अब 19,000 के आसपास स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ओके, तो 19,000 का स्टॉप लॉस रखें, जैसे कि जैन साहब भी कह रहे हैं, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए इस पर और होल्ड करने की राय है, कोई परेशानी नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा, जिस पर अभी हमने फ्रेश कॉल ली थी कुणाल जी की तरफ से, अब वहां से भी मूव दिखा रहा है, 95 के पार गया है, 13% का उछाल है। पर एक बार ओएनजीसी को पुल अप करिए, वायदा बाजार में लगा है ओएनजीसी पर अपर सर्किट। बहुत रेयर ओकेजन होता है जब आप ओएनजीसी पर इतनी बड़ी मूव एक दिन में आते हुए देखें। मूव भी करता है तो इतनी तेजी से कभी भी आपने मूव करते हुए नहीं देखा है ओएनजीसी को, बट दमदार एक्शन इस काउंटर पर बना हुआ है। और बंसल जी, याद है मेरे को 2 दिन पहले आपकी कॉल थी, 111 का टारगेट दिया था, जो अब हिट होते हुए दिख रहा है ओएनजीसी पर। तब 103 के लेवल्स पर यह कॉल दी गई थी, वहां से देखिए दमदार एक्शन आया है काउंटर में। क्या करें, ओएनजीसी पर 112 पर गया है, वायदा बाजार में 10% का सर्किट है, क्लियरली होल्ड करना चाहिए। बड़े चार्ट्स पर एक बड़ा ब्रेकआउट है, डू नॉट मिस ट्रेड है, जिन्होंने ले रखा है होल्ड करें। और इन स्तरों पर भी स्टॉक बाय है, 125 से 127 के लेवल्स शॉर्ट टर्म में यहाँ देखने को मिल सकते हैं ओएनजीसी के अंदर। ओके, तो ओएनजीसी ये है आपके लिए दमदार एक्शन वाला स्टॉक। कमोडिटी पैक में है बढ़िया तेजी, ऑयल एंड गैस ये तो मूव कर ही रहा है, पर साथ ही जो मेटल काउंटर्स है वहां पर भी कुछ स्पेसेस हैं जहां पर अच्छी तेजी आ रही है। कॉपर के प्राइसेस इंटरनेशनली 9 साल की ऊंचाई पर हैं। भारत में हिंदुस्तान कॉपर, जरा इसको पुल अप करिए। दमदार एक्शन हिंदुस्तान कॉपर में भी होते हुए दिख रहा है और इस चार्ट पर भी आया है एक बड़ा उछाल। सुमित जी, हिंदुस्तान कॉपर की चार्ट देखिए, 10% की तेजी ये काउंटर आपको दिखा रहा है। क्या चल रहा है इस ट्रेड में? 88 के लेवल्स पर क्या करना चाहेंगे इस पर? दीपांशु, ब्रेकआउट है स्टॉक के अंदर, और ये स्टॉक हम हर लेवल पे रेगुलरली कंटिन्यूअसली डिस्कस कर रहे हैं। स्टॉक के अंदर वन वे तेजी देखने को मिल रहा है, और आज ये स्टॉक के अंदर देखिए क्लास अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। 87 के आसपास, 88 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, पोजीशंस होल्ड करें, 80 के नीचे का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में स्टॉक के अंदर जो टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे 90 का लेवल टूटेगा तो 94 से 95 के इमीडिएट टारगेट होंगे। फिर हो सकता है इस बारी स्टॉक 3 डिजिट पे देखने को मिले, तो पोजीशंस होल्ड करें, 80 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं 94 से 95 के टारगेट्स के लिए। बड़े ब्रेकआउट्स आ रहे हैं पूरे के पूरे पीएसयू बास्केट में। बैंक ऑफ बड़ौदा, ओएनजीसी, गेल
BHEL जिस पर अभी सुमित जी ने राय दी थी, 42 के लेवल्स पर राय दी थी, 43 के पार आपको स्टॉक जाते हुए दिख रहा है, 7% की तेजी उस पर दिख रही है। IGL, HPCL, PNB, NTPC में बड़ा उछाल आ रहा है, 4% की तेजी, तो यही काउंटर आपको दिखाएगा। IOC, BPCL ये भी आपको मूव करते हुए दिख रहे हैं। कंटेनर कॉर्पोरेशन 3% ऊपर, कोल इंडिया 3%, सेल यहां पर 3% की तेजी दिख रही है। कैनरा बैंक, NMDC अक्रॉस PSU बास्केट आपको दमदार खरीदारी आती हुई दिख रही है। तो बड़ा गेम बन रहा है इस समय बाजार में जहां तक PSUs का सवाल है, और सारे के सारे PSUs एक एक करके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पावर ग्रिड, REC इन दोनों काउंटर्स में भी आप खरीदारी के इस समय संकेत आते हुए देख रहे हैं। नैल्को यहां पर भी एक्शन बन रहा है। तो अक्रॉस PSU यूनिवर्स, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो मेटल से रिलेटेड कंपनीज हो, चाहे वो पावर कंपनीज हो या ऑयल एंड गैस स्पेस हो, वहां पर आप देख रहे हैं जबरदस्त तेजी का माहौल इस समय। एक बार राय लेना चाहूंगा इन पावर PSUs में, स्पेशली जैन साहब, जो एक्शन आ रहा है बहुत रेयर होता है जब पावर सेक्टर से रिलेटेड PSU कंपनीज तेजी दिखाते हैं, पर जिस तरह से पावर ग्रिड की परफॉर्मेंस रही है पिछले कुछ दिनों में, हमने देखा है NTPC तेजी दिखा रहा है, SJVN, NHPC यहां पर भी खरीदारी हो रही है। क्या चल रहा है इन काउंटर्स में सर? नहीं, देखिए, सरकार ने जो कल ये सब जो दिखाया कि भाई हम पावर को लेकर, ऑयल एंड गैस को लेकर कई पॉलिसी मेकिंग और कुछ मुझे ऐसा लगता है कि फेवरेबल पॉलिसी मेकिंग की तरफ जा रहे हैं, और जो 90% वाली, 10% और 5% वाली जो चीजें आ रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे एक जो हमेशा जो मैं कहता था कि PSUs के साथ एक डिसइन्वेस्टमेंट का एक तलवार हमेशा लटका हुआ रहता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो तलवार की धार थोड़ी कम हो जाएगी और थोड़ा कम लटकेगा वो। और दूसरी बात एक और है कि स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन, जितने भी फेवरेबल वर्ड्स हैं PSUs को लेकर, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं अब देखने को मिल रही है। इसलिए देखिए, पूरे PSU पैक में आग लगी हुई, इट्स नॉट ओनली OMCs। जब आप मुझे पूछे तो सब में लगेगी, और मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह कहीं ना कहीं सरकार को ये चीज फील हो गई है कि FIIs, DIIs जो PSUs को, FIIs पर्टिकुलरली PSUs को 10 साल से नहीं ले रहे थे, और 10 साल से बिल्कुल भी रिटर्न्स नहीं दिया जो भी इन्वेस्टर्स थे, और उसमें से सबसे बड़ा इन्वेस्टर गवर्नमेंट होता है, तो दे मस्ट हैव रियलाइज्ड कि कहीं ना कहीं अब पॉलिसी मेकिंग ऐसी हो कि इन सब के वापस से वैल्यूएशन अपने अच्छे लेवल्स पे आए। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल जो लोग निवेश कर रखे हो निवेशित रहे, डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल, ये स्टॉक एप्रिसिएशन दोनों का बहुत अच्छा रिटर्न्स बनेगा। एंड आई एम वेरी बुलिश ऑन द पावर स्टॉक्स, बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे है। SJVN, NHPC पर्टिकुलरली बहुत बढ़िया लगता है, और NTPC एंड पावर ग्रिड तो जबरदस्त नियर मोनोपोली प्ले है। बिल्कुल, और पावर ग्रिड में एक उनकी इन्वेट को लेकर भी इंतजार है, तो पावर ग्रिड पर रखिए नजर। आशु जी ने 250 के टारगेट्स, बल्कि उसके ऊपर के ही टारगेट्स हैं, 260 के भी लेवल्स सजेस्ट करे हैं, नजर रखिए इस काउंटर पर। सुमित जी, एक बार NTPC पर भी चार्ट चेक दें, क्योंकि 4% मूव NTPC पर भी आ रही है। रेयर होता है जब इस पर भी इतनी बड़ी मूव आए, और ये भी अब ट्रिपल डिजिट स्टॉक हो गया है। यहाँ से NTPC की चाल कैसी दिखती है? NTPC में हमने पहले भी डिस्कशन किया है दीपांशु, 100 के ऊपर के टारगेट्स हमने कहे थे, 100 के ऊपर ही आज आ चुका है, और स्टॉक अभी और मूव दिखा सकता है। 104.50, 105 का इमीडिएट हर्डल है, जैसे ये लेवल क्रॉस होंगे तो 108 से 110 रुपए तक का मूव NTPC के अंदर देखने को मिल सकता है। तो पोजीशन होल्ड करके बैठे, 100 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, 104.50 का लेवल निकलने के बाद 108 से 110 रुपए तक का मूव NTPC में फिर देखने को मिल सकता है। ओके, तो और बड़ी मूव्स आ सकते हैं, थोड़ा हर्डल के तरफ है, बट अगर ये क्रॉस करेगा तो फिर वहां से भी आप देख सकते हैं कि 7-8% की तेजी NTPC में बनेगी। तो NTPC ये एक स्टॉक जहां पर अच्छा एक्शन है। वागले साहब, NBFCs दोनों तरफ के एक्शंस हो रहे हैं, थोड़ी मिड कैप हाई बीटा NBFCs तो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, पर आज बजाज फाइनेंस में वीकनेस है, 3% की गिरावट है, 5500 के करीब आया है स्टॉक। ये फ्रेश एंट्री के लेवल्स दिख रहे हैं या फिर थोड़ी और वीकनेस इन लार्ज कैप फाइनेंशियल्स में आ सकती है सर? दीपांशु, बजाज फाइनेंस में स्पेसिफिकली वीकनेस है, आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है, और ये वीकनेस थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है। ये 5500 अगर ब्रेक करता है, अभी 5540 है, तो फिर और एक 100 रुपये नीचे जा सकता है। तो मैं बॉटम फिशिंग करने की सलाह नहीं दूंगा। ओके, तो बॉटम फिशिंग मत करिए, थोड़ी और वीकनेस इस काउंटर पर आ सकती है। बजाज फाइनेंस, दिग्गज फाइनेंशियल्स एक्चुअली आपको थोड़ी वीकनेस दिखा रहे हैं। बजाज फाइनेंस को देख लीजिए, ICICI बैंक को देख लीजिए, HDFC बैंक आज परेशानी में दिख रहा है, HDFC यहाँ पर भी वीकनेस है, कोटक महिंद्रा ये भी आज पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। तो दिग्गज फाइनेंशियल्स में है वीकनेस। मिड कैप बास्केट ऑफ कोर्स दैट्स अनदर पिक्चर ऑल टुगेदर, और वहां पर हम बढ़िया एक्शन देख रहे हैं। तो कुछ बढ़िया पिक्स लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आइडियाज के लिए सदाबहार सेठी साहब। स्वागत है सेठी साहब। थोड़ा कंसोलिडेशन आज फिर से दिख रहा है इंडेक्स लेवल पर ढेर सारे स्टॉक्स हैं जो बढ़िया मूव्स दिखा रहे हैं। बताएं सर, आपने आज क्या आइडेंटिफाई किया है?
गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, आज निफ्टी या इंडेक्स पे नजर नहीं रखनी है। स्टॉक स्पेसिफिक दमदार एक्टिविटी बाजार में चल रही है, खास करके पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस में। जब से सरकार ने बजट में अनाउंसमेंट किया कि वो 4 बैंकों को या कुछ बैंकों को इस साल प्राइवेटाइज करेंगे, फिर 4 बैंकों के नाम आए, उसके बाद हमने दमदार तेजी देखी है उन सब बैंकों में। तो मेरा आज का जो पहला पिक है दीपांशु, वो कैश मार्केट से एक पब्लिक सेक्टर बैंक की है। बैंक का नाम है आईडीबीआई बैंक। ये हमने देखा जब से सरकार ने अनाउंसमेंट किया कि वो कुछ बैंक्स को प्राइवेटाइज करेंगे, तो जिन जिन के नाम आए, चाहे वो बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक, आपके और एक कौन सा बैंक था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन चारों बैंकों में जबरदस्त तेजी बनी है। पिछले 3-4 दिनों में 40%, 50% भी बढ़ गए हैं। लेकिन जो सबसे प्राइम कैंडिडेट है डाइवेस्टमेंट का, आईडीबीआई बैंक, जिसमें एलआईसी ओन करती है अराउंड 50% और सरकार ओन करती है 45%। ये भी पूरी तैयारी है इसको डाइवेस्ट करने की। और जिस तरह से बाकी में हमने एक बहुत बड़ी तेजी देखी है, इसने उस रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया। मुझे लगता है ये कैचअप करेगा। अभी 32 रुपए के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है इस स्टॉक में 33 रुपए तक के लेवल बिल्कुल शॉर्ट टर्म में देखे जा सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना है 29 का। फंडामेंटली भी अच्छा बैंक है। अगर आप दिसंबर तिमाही देखेंगे तो एक टर्न अराउंड परफॉर्मेंस था। पिछले साल दिसंबर तिमाही में करीबन 5,000 करोड़ का लॉस था, उसके सामने 390 करोड़ का प्रॉफिट। फिर नेट एनपीएस देखेंगे दिसंबर तिमाही में 1.94% थे, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2.67% से काफी अच्छे हो गए। तो ऑल इन ऑल अच्छे वैल्यूएशंस पे बैंक है और डाइवेस्टमेंट की थीम चल रही है। इस स्टॉक को खरीदने की सलाह है। टारगेट रहेगा 37 रुपए। ओके, तो 37 का टारगेट, 29 का स्टॉप लॉस, आईडीबीआई बैंक यहां पर करके चलनी है खरीदारी। दूसरी पिक सर? दूसरी पिक है एफ&ओ स्पेस से दीपांशु। जो स्टॉक है एक फार्मा कंपनी है, कंपनी का नाम है बायोकॉन। फंडामेंटली एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। हाल ही में हमने स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट देखी जो तिमाही नतीजों के बाद, बट उसके बाद से एक रिकवरी शुरू हुई है। स्टॉक 420 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये दिग्गज इंसुलिन, फिर बायोसिमिलर्स और एपीआई बनाने वाली कंपनी है। 2-3 दिन पहले इन्होंने, ये डायबिटीज केयर में एक बहुत ही लीडिंग कंपनी है, और 2-3 दिन पहले इन्होंने इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के साथ भी करार किया, पार्टनरशिप करी। और इनका जो सब्सिडियरी है बायोकॉन बायोलॉजिक्स, उसके भी डीमर्जर की और आईपीओ की पूरी अटकलें हैं बाजार में, पूरी बातें चल रही है। मुझे लगता है ये स्टॉक जो कि अभी फ्यूचर्स इसके 420 के लेवल पे ट्रेड करते हैं, खरीदारी करनी चाहिए बहुत ही शॉर्ट टर्म में। 435 के लेवल्स और स्टॉप लॉस रहेगा 415, 415 रुपए का। ओके, तो 415 का स्टॉप लॉस। टारगेट एक बार फिर से बताएं सर? 435 के शॉर्ट टर्म टारगेट। ओके, तो 435 के शॉर्ट टर्म टारगेट। थोड़ा अंडर परफॉर्म करा है बायोकॉन ने, पर अब लग रहा है कि एक बढ़िया मूव के लिए तैयार है। तो बायोकॉन फ्यूचर्स खरीदे यहाँ पर 435 के टारगेट और 37 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करनी है आईडीबीआई बैंक पर। यह आपके लिए 2 कॉल सेठी साहब की तरफ से। शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। आइए कुछ और बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज तैयार हैं। श्रीकांत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो एक कॉल देंगे। सुमित जी की भी एक कॉल आने वाली है, पर उससे पहले एक स्पेशल पिक का बिगुल राकेश जी, कुणाल जी के लिए। बताएं सर। 46 दीपांशु, ये हमारी जो स्पेशल कॉल है ये खरीदारी की राय है हुडको के ऊपर। हुडको को देखें तो पीएसयू फ्लेवर पर हैं और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, ये स्टॉक एक बड़ा उछाल दिखाने का दमखम रखता है और इसको मिस नहीं करना चाहिए। सुबह का जो आज हमारा पहला पिक था टेक महिंद्रा, वहां पर मार्केट की करेक्शन में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। वो नॉर्मल चार्ट कॉर्नर पिक था। कई लोग परेशान हो रहे हैं, तो जिनको वहां नुकसान हुआ है, नुकसान की भरपाई के लिए हुडको को मिस नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा बाय एंड होल्ड करना है। हुडको को खरीदें। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, कप विद हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है दीपांशु। खरीदारी करके चलना है। 46 रुपए पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 50 का, दूसरा टारगेट 52 रुपए का। वन वे राइज देखने को मिल सकता है। हुडको पर खरीदारी की राय। ओके, तो हुडको ये एक बड़ी मूव के लिए तैयार हो रहा है। जैसे राकेश जी, कुणाल जी ने बात करनी शुरू करी, आप एक ब्रेकआउट भी आते देख रहे हैं। 9% की तेजी है। कुणाल जी, अभी खरीद लें या थोड़ा वेट करें डिप का? देखिए, ब्रेकआउट तो अभी आ रहा है दीपांशु। थोड़ा सा डिप, मार्जिनल डिप, 1-1.25 रुपए का भी डिप मिले तो उसको इस्तेमाल करें बाय करने के लिए। ऊपर 50 का पहला टारगेट, 52 रुपए का दूसरा टारगेट है। तो अपना रिस्क रिवॉर्ड ध्यान में रख करके ही खरीदारी करें और पोजीशन छोटी रखें। ओके, तो ये आपके लिए रहा है हुडको पर। ऑलरेडी ब्रेकआउट आ गया है, थोड़ा अगर डिप आए तो फिर से आप फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। श्रीकांत जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और स्वागत करते हैं उनका बिगुल के साथ BTST। गुड आफ्टरनून श्रीकांत जी, बताएं सर।
गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए मुझे लगता है कि टाटा पावर पे हमें BTST करना चाहिए। करंट लेवल्स है 92.75 93 के। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें एक रनिंग राइजिंग करेक्शन बन रहा है और ये करेक्शन के बेसिस पे और पैटर्न के बेसिस में मुझे लगता है कि 96 से लेकर 100 रुपए के भी लेवल से दिखा सकता है। तो करंट लेवल से टाटा पावर्स को बाय करें 93 के करीब और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 91.50 का। ओके, 91.50 का स्टॉप लॉस, 96 और 100 के बड़े टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। पावर स्टॉक्स में है दमदार तेजी, PSU पावर स्टॉक्स तो बढ़िया मूव दिखाई रहे हैं, पर साथ ही टाटा पावर ये भी एक स्टॉक है जो एक्शन पकड़ रहा है। आइए एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक है और ये स्टॉक पहले भी रिकमेंड किया हुआ है। स्टॉक का भाव चल रहा है 58 रुपए 10 पैसे। स्टॉक का नाम है GMDC लिमिटेड, GMDC लिमिटेड। स्टॉक के अंदर मोमेंटम है, एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। रिसेंट की 4-5 दिन की करेक्शन के बाद आज स्टॉक में मोमेंटम बिल्डअप हुआ है। ऐसा लग रहा है ये स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। नीचे में छोटा सा स्टॉप लॉस लगाए 54 रुपए 50 पैसे 55 रुपए का, जो कि नीचे में सपोर्ट जोन इसका सपोर्ट है। वहां पे इसने सपोर्ट लेके वहां से बाउंस दिखाना शुरुआत किया है। तो 54 50 55 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें, जिसमें ऊपर के इमीडिएट टारगेट बनेंगे 62 रुपए के, और 62 रुपए का अगर लेवल ब्रेक होता है तो 66 रुपए तक के लेवल GMDC के अंदर देखने को मिल सकता है। तो 54 50 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा GMDC के अंदर। ओके, तो 54 50 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें GMDC। सुमित जी को पसंद है ये काउंटर और यहाँ पर भी आप मूव आते हुए देख रहे हैं। तो भरपूर एक्शन है पूरे बाजार में इस समय। देखते हैं कि किस तरह की तेजी यहाँ पर बन सकती है। थोड़ी देर में आशु जी भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एक स्पेशल पिक के साथ, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बस उनसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे और एक बेहतरीन कॉल भी लेंगे। पर तब तक एक बार जरा कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर मूव्स आ रही हैं उन पर भी नजर रख लेते हैं। 15,150 पर निफ्टी आ गया है, तो दमदार एक्शन आपको बाजार में रिकवरी के इस समय आते हुए दिख रहे हैं। एक्सपायरी से पहले वो जो वॉलेटिलिटी होती है वो प्ले आउट कर रही है। अभी तक इग्नोर था कोल इंडिया, पर कुणाल जी अब कोल इंडिया में भी खरीदारी आ रही है और अब बाकी PSUs के मुताबिक ये कम चला है, तो क्या अब कोल इंडिया पर भी वैसे ही ट्रेड आ सकता है? देखिए दीपांशु, बिल्कुल आज तो देखिए जो भी पावर से संबंधित स्टॉक हैं सभी में तेजी बन रही है। कोल इंडिया ने भी अपनी सुस्ती तोड़ी है, लेकिन एक रेजिस्टेंस है सामने, मुंबई खड़ी है 145 रुपए पर। तो 145 जब तक डिसाइसिवली पार ना हो इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जिनके पास पोजीशन है होल्ड करें। 145 तक तो बड़ी आसानी से स्टॉक जा सकता है। ओके, तो 145 के टारगेट्स के लिए कोल इंडिया पर भी आप रखें नजर, ये भी पार्टिसिपेट कर सकता है। स्वागत करते हैं आशु मदान साहब का एक बेहतरीन कॉल के लिए। आशु जी, गुड आफ्टरनून सर। बताएं क्या चल रहा है बाजार में और आपकी पिक क्या है सर? दीपांशु, एक तो मैं पहले तो रिट्रेट करना चाहता हूं। अभी आप पावर स्टॉक की बात ही कर रहे थे और मैंने कल कहा था टाटा पावर, भेल और पावर ग्रिड बिल्कुल बने रहना है। दीपांशु, डिलीवरी उठा के बिल्कुल चुपचाप होल्ड करके बैठ जाइए, बहुत अच्छा और सेफ पैसा बनेगा। जल्दबाजी नहीं करिए, स्पेस बहुत अच्छी लगती है और बहुत ज्यादा री रेटिंग हो रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, PSU बैंक की कई बार बात हो रही है, बट दीपांशु मुझे लगता है कि PNB बहुत जल्दी 50 रुपए क्रॉस करने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट और बढ़िया चीज है कि बैन में है। रेयरली होता है बैन में जाने के बाद स्टॉक आउट परफॉर्म करता है, और PNB जिस तरह से आउट परफॉर्म कर रहा है, जो हमने बैंक ऑफ बड़ौदा और बाकी में मूवमेंट देखी है, ऐसी मूवमेंट PNB में दिखेगी। और कैश का स्टॉक उठा के रख लेना चाहिए बहुत जल्दी। अल्टीमेट टारगेट मेरा 70 रुपए है, लेकिन 50 रुपए बहुत जल्दी क्रॉस कर सकता है। तो PNB ये मत सोचें कि बैन में बिल्कुल कैश में लेना चाहिए। तो ये दो चीजें, दो स्पेस है दीपांशु, बिल्कुल है। LIC भी कल कॉल की थी 470 की 69 70 के अराउंड, 481 हो गया, ये भी 500 का टारगेट है। एंड दीपांशु, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, पॉपुलर मार्केट नहीं कर रही है। मैंने कल भी बोला था कि जो ब्रॉडर स्पेस है वो परफॉर्म नहीं करेगी, निफ्टी और इंडेक्स प्रेशर में रह सकता है, लेकिन स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे। तो ये बहुत स्मार्ट मूव है, इसको बहुत ढंग से प्ले करना है, क्योंकि लोग IT, फार्मा और पॉपुलर स्टॉक्स और बैंकिंग में रहेंगे, लेकिन ये जो ये वाले काउंटर्स हैं जिस तरह के ये ऑयल एंड गैस, पावर स्पेस, PSU बैंक, ये बहुत ही स्ट्रांगली आउट परफॉर्म करेगा। सो वन हैज टू प्ले वेरी स्मार्ट इन दिस मार्केट एंड बी विद दिस थीम्स इंस्टेड ऑफ ब्रॉडर मार्केट। बिल्कुल, तो ब्रॉडर मार्केट में अगर आप देखें तो ठीक है, पर एक ये जो चुनिंदा
स्टॉक्स आए हैं फोकस में उनको इग्नोर नहीं करना है। पीएनबी कैश में खरीदना है, ये क्लियर बात है, क्योंकि वायदा बाजार के बैन में है। डिलीवरी लेकर बैठे, पोजिशनल टारगेट लें 50 रुपए का, और जैसे आशु जी आपको कह रहे हैं बाकी भी स्पेसेस में पोजीशंस लेकर बना के रखें। थोड़ा उतार चढ़ाव आता रहेगा, बट लॉन्गर टर्म ट्रेंड जो इसमें अभी बना है वो इंटैक्ट है और बढ़िया टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। एक और पीएसयू बैंक जो आपको अपने रेडार पर रखना है, पीएनबी 50 रुपए के टारगेट्स के लिए यहां पर करें खरीदारी। शुक्रिया आशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। पीएनबी बढ़िया मूव दिखा रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा तो एक्शन में है ही। टाटा पावर जिस पर अभी कॉल आई थी वो अब 95 के लेवल्स पर जाते हुए दिख रहा है, तो टाटा पावर पर बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है और इस पर एक फ्रेश व्यू भी लेंगे, पर उससे पहले एक और बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक है, स्टॉक का नाम है बीईएल। बीईएल के अंदर ब्रेकआउट है। पिछले 7 दिन के ऑलमोस्ट गिरावट के बाद कल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुआ और आज वापस से उसका फॉलोअप कैंडल देखने को मिल रहा है और अभी डे हाइस के पास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बीईएल के अंदर यहां से मोमेंटम ऊपर का देखने को मिलना चाहिए। 144 145 का इसका इमीडिएट टारगेट होगा। ये लेवल्स एक बार निकलते हैं तो अब की बारी 148 से 150 रुपए तक के लेवल बीईएल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखने को मिल रहा है, इसमें खरीदारी करें। नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, 136 137 के आसपास का सपोर्ट बनेगा तो 136 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 145 से 150 के टारगेट्स के लिए। अगर कोई ऑप्शंस पे ट्रेड लेना चाहता है तो 142.50 का कॉल अभी सीएमबी पे खरीदारी करें, जो कि 4 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2.5 रुपए का नीचे में इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 6 से 7 रुपए तक के टारगेट बीएल के 142.50 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। स्पॉट में 145 148 150 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, खरीदारी करके चलें। बीईएल यहां पर आपको आ रहा है बड़ा ब्रेकआउट। बीईएल और टाटा पावर ये दोनों स्टॉक्स आपको बढ़िया मूव इस समय दिखा रहे हैं। वेदांता पर भी एक मूव आई है, नजर रखिए। वेदांता 200 के लेवल्स पर जाते हुए दिख रहा है, तो जैसे जैसे मेटल स्टॉक्स में एक मूव आ रही है, वेदांता को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। शायद कल हम वेदांता के बारे में बात कर भी रहे थे और कॉल आया था इस पर। पिक ऑफ द डे था कल राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से। और बंसल जी, एक और टारगेट आपके लिए आते हुए दिख रहा है। कल 194 के लेवल्स पर रेकमेंड किया था 199 के टारगेट्स के लिए और 199 का टारगेट आ गया है वेदांता पर। क्या करें सर? दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, कोई होल्ड करना चाहे तो होल्ड करे, बट अगर मैं होता, मतलब कि मेरे को अगर मैंने लिया हुआ होता तो मैं इस समय स्विच करता वेदांता से बीएचईएल पर। बीएचईएल का जो टेक्निकल रुझान है, वहां पे जो मोमेंटम है वो भी बड़ा फास्ट देखने को मिलेगा, तो वेदांता में मुनाफा बांधकर बीएचईएल में स्विच करने की राय है। चलिए, तो वेदांता कल की पिक ऑफ द डे, टारगेट्स आ गए हैं। अब वहां से स्विच होकर आप बीएचईएल में आ जाइए, जहां पर 44 के लेवल्स के करीब स्टॉक आते हुए दिख रहा है। तो ये एक बड़ी मूव आ रही है बीएचईएल में। अभी थोड़ी देर पहले यहां पर ब्रेकआउट आया था और देखिए 44 के टारगेट जो सुमित जी ने दिए थे उसके करीब आते हुए दिख रहा है। 4350 पर फिलहाल स्टॉक है, बट बढ़िया मूव यहां पर आपको दिखेगी। मार्केट्स में है दमदार एक्शन। आईपीओ मार्केट्स भी गर्म हो रही हैं और हम देख रहे हैं कि एक एक करके आईपीओज आ रही हैं। आज तो खैर रेलटेल का आखिरी दिन है और वहां पर भी जबरदस्त सब्सक्रिप्शन मिला है। न्यूरेका को अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला, पर एक और बड़ी आईपीओ आने की तैयारी में है, वो इस बार रियल एस्टेट स्पेस से। अब सवाल तो यही बनता है कि क्या है ये आईपीओ और इस आईपीओ से सेक्टर पर क्या एक्शन आ सकता है, ये बताने के लिए मानसी हमारे साथ तैयार है। मानसी, बताएं क्या है ये एक्शन? बिल्कुल दीपांशु, लोधा डेवलपर्स जिसका नाम अब बदलकर मैक्रोटेक डेवलपर्स हो चुका है, इसके आईपीओ की बात चल रही है और आईपीओ के लिए सेबी से इन्होंने अर्जी भी कर दी। ऑफकोर्स इनका नाम बदला है, लेकिन ब्रांड नेम जो है लोधा अब भी कायम रहा है। आपको बता दें 2500 करोड़ का आईपीओ लाने का ये लक्ष्य है और मजबूत रेजिडेंशियल बिक्री और कारोबार में सुधार के चलते आईपीओ में एंट्री करने की यहां पर योजना रियल एस्टेट स्पेस से जुड़ी ये कंपनी करने जा रही है। आईपीओ मार्केट में कह सकते हैं एक तरह का कमबैक ही हो रहा है और ड्राफ्टेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस की ई फाइलिंग की प्रक्रिया भी यहां पर पूरी होती हुई दिखी है। आपको बता दें 2007 में डीएलएफ ने बाजार में 9187 करोड़ का आईपीओ लाया था और अब अगर ये आईपीओ आ जाता है तो डीएलएफ के बाद रियल एस्टेट स्पेस का दूसरा बड़ा आईपीओ बनने की तैयारी लोधा की तरफ से होती हुई दिख रही है। आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कर्ज भुगतान, जमीन अधिग्रहण, नए प्रोजेक्ट लॉन्चेस पर कंपनी करने जा रही है। वहीं लोधा ने आईपीओ लाने की कोशिश पहले 2009 और 2018 में भी की थी। थर्ड अटेम्प्ट है ये और आईपीओ पर करीब 10 इन्वेस्टमेंट बैंक काम करने वाले हैं। लोधा के बाद मुंबई स्थित पुरानी बिल्डर्स जो हैं उनका भी आईपीओ लाने का लक्ष्य है। सेबी से मंजूरी भी इन्हें मिलती हुई दिख चुकी है। तो सिर्फ लोधा ही नहीं, अगर आगे भी यहाँ पर लाइट में दूसरी कंपनियां भी हैं जो कि आईपीओ लाने की तैयारियां कर रही हैं। पुरानी बिल्डर्स के आईपीओ जल्द आते हुए दिखेंगे, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर की अगर स्थिति की बात करें
मजबूत स्थिति हम देख ही रहे हैं। जुलाई से अफोर्डेबल हाउसिंग की बिक्री में बढ़त होती हुई दिखी है। इकोनॉमिक रिकवरी के चलते सेक्टर की हालत हम सुधरती हुई देख रहे हैं। ब्याज दरों में जो गिरावट आई है, रियल एस्टेट स्पेस के सेंटिमेंट इससे काफी हद तक सुधरे हैं और साथ ही स्टैंप ड्यूटी, सर्कल रेट में सरकार ने जो रियायतें दी हैं, इससे भी सेक्टर को काफी हद तक फायदा मिलता हुआ दिखा है। ये जो आईपीओ की हम बात कर रहे हैं, ये आईपीओ अगर मार्केट में आ जाते हैं तो सीधा इनका फिर टक्कर जो है डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, महिंद्रा लाइफ स्पेस, शोभा लिमिटेड, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज जैसी कंपनियों से होते हुए दिखेगी, जो कि लिस्टेड प्लेस में एक तरह से रियल एस्टेट स्पेस की दिग्गज कंपनियां हैं। तो ये आईपीओ की मार्केट है जो कि रियल एस्टेट स्पेस में अब कम बैक करती हुई दिख रही है। बिल्कुल, तो रियल एस्टेट आईपीओ एक बार फिर से फोकस में आ रही हैं। ब्रुकफील्ड की रीट हाल ही में लिस्ट हुई थी। हालांकि रियल एस्टेट प्योर प्ले जो प्लेस हैं वो ये नए वाले आ रहे हैं। जैन साहब, थर्ड टाइम लकी होगा लोधा? देखिए, मैं थोड़ा सा स्केप्टिक रहता हूं। जल्दी से मैं कोई भी रियल एस्टेट कंपनीज को बहुत एग्रेसिवली रेकमेंड करने में बहुत हिचकिचाता हूं। एंड ठीक है, जितने भी ये सारे अभी मेजर्स आए और पर्टिकुलरली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो बहुत जबरदस्त एग्रेसिवली जो स्टैम्प ड्यूटी को रिड्यूस किया है, दैट इज एक्सीलेंट। और बाकी मुझे अभी भी लगता है कि देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज है, आज मेरा एक फेवरेट स्टॉक है, प्रेस्टीज रियल एस्टेट, प्रेस्टीज एस्टेट जबरदस्त चल रहा है, तो मैं वहां ध्यान दे रहा हूँ। इवन डीएलएफ देखिए, हमारे पैनल में काफी लोगों ने रेकमेंड किया, वहां पे ध्यान दिया जा सकता है। बाकी लोढ़ा सर्टेनली इट्स अ वेरी बिग नेम, बट समहाउ पता नहीं, आई एम नॉट गेटिंग दैट फील कि ये स्टॉक कोई बहुत बड़ा परफॉर्मेंस दे पाएगा। तो हम देखते हैं कैसे होता है, बट यस, वेरी बुलिश ऑन द रियल एस्टेट सेक्टर। एंड अगर कुछ करना भी है तो ये जो आरईआईटीज है, इन पे भी ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है कि प्रेस्टीज एस्टेट का भी आने वाले दिनों में हो सकता है आरईआईटीज आ सकते हैं, क्योंकि डेट्स को कम करने के लिए, तो उसका भी एक बेनिफिट मिलेगा प्रेस्टीज एस्टेट को। सो ओवरऑल महिंद्रा लाइफ स्पेसेस है, एक आशियाना हाउसिंग, एक छोटा आईटी रियल एस्टेट स्टॉक है नॉर्थ इंडिया का, जिसका प्रेजेंस हम हमारे राजस्थान में काफी देखते हैं, एंड अ फैंटास्टिक क्वालिटी स्टॉक। सो ओवरऑल वेरी बुलिश ऑन द रियल एस्टेट सेक्टर। बिल्कुल, तो ओवरऑल बुलिश व्यू है रियल एस्टेट स्पेस पर। नजर रखिए, यहाँ पर एक्शन दमदार हो रहा है और अब लोधा की तरफ से आईपीओ आने की तैयारी में, नए नाम के साथ आएगी आईपीओ, बट ये एक डेफिनेटली स्पेस है जहां पर आपको एक्शन रखना पड़ेगा। बीएचईएल, अभी कॉल आई थी सुमित जी की तरफ से। सुमित जी, 10% की अपमूव बीएचईएल में, आपका जो टारगेट था 44 का, उसके बेहद करीब काउंटर आ चुका है, क्या करें सर? क्लास मूव है दीपांशु, मैंने देखा नहीं है स्टॉक ऐसे भागते हैं। आप देखिए भेल के अंदर क्या मूव देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 9.5-10 का स्टॉक ऊपर है। 44 का टारगेट मैंने सोचा था 2-3 दिन में आएंगे, बट ये 2-3 दूर की बात है, 2 घंटे नहीं लग रहे हैं। तो मार्केट्स नीचे है और ये पीएसयू स्टॉक्स में मन में मूव देखने को मिल रहा है। तो जो लोग काम कर रहे हैं, जिनको कमाई हो रही है, बहुत बहुत बधाई हो। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, पोजीशंस होल्ड करें। 44 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा, 48 रुपए तक के लेवल फिर देखने को मिलेंगे। 44 का ब्रेकआउट आने दो, क्लोजिंग मिलने दो, 48 रुपए तक के लेवल फिर जल्दी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, तो बीएचईएल 48 के लेवल पर जा रहा है। थोड़ी देर पहले सुबह जी ने आपको 42 पे रेकमेंड किया था। 44 का टारगेट तो ऑलमोस्ट आ चुका है। जो दूसरा टारगेट है 48 का, वो भी अचीव होने की तैयारी में है। तो दमदार एक्शन आया है बीएचईएल पर, नजर रखिए। निफ्टी पर भी आई है रिकवरी, एक्सपायरी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो सही समय है जुड़ने का निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका साहब के साथ। गुड आफ्टरनून नितिन जी। पूरा दिन थोड़ी वीकनेस के साथ रहने के बाद अब एक्सपायरी की तरफ हल्की सी रिकवरी बाजार में जरूर आई है, क्या स्ट्रैटेजी है सर? तो दीपांशु, मेरी 2 स्ट्रैटेजी है। एक तो अभी नेक्स्ट आधे घंटे की है और एक कल जो कैरी करेंगे उसके लिए है। तो अभी के लिए तो हीरो जीरो है और वो हम 15,150 की पुट ऑप्शन लेंगे, जो 11 रुपए में मुझे मिल रही है, 11-12 में मिल रही है। 15,150 की पुट एट द मनी पुट है, तो मैं मैक्सिमम रिस्क मुझे 11-12 रुपए का ही है। और ये ऐसा लग रहा है कि अगर लास्ट में हो सकता है इसका 30 से 35 रुपए का रेट हो जाए, यानी मुझे लग रहा है एक्सपायरी 15,100 की तरफ होनी चाहिए। यहाँ से 40-50 पॉइंट की गिरावट आ सकती है लास्ट में। तो ये मैं पुट ले रहा हूँ हीरो जीरो। और कैरी करने के लिए जो कल के लिए होगी वो अगले कॉन्ट्रैक्ट्स में होगी, यानी अगले महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स में हम 15,100 की पुट ऑप्शन लेंगे, जो 125 रुपए की है। इसका स्टॉप लॉस होगा 90 रुपए का और टारगेट होगा 165-170 रुपए का। डेटा में मुझे आज सेलिंग दिख रही है, कल भी सेलिंग हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट अगले वीक में जो रोल ओवर्स होंगे हम लोग 15,000 की तरफ जा सकती है। इसलिए मैं निफ्टी की नेकेड पुट अगली जो वीकली एक्सपायरी की कैरी करके लेके जाऊंगा। आज अगर मुझे प्ले करना है तो मैं नेकेड 15,150 की पुट हीरो जीरो की तौर पे ले रहा हूँ। ओके, तो ये है आपके लिए 2 स्ट्रैटेजीज हैं।
एक तो एक हीरो जीरो कॉल है, अभी के लिए 15,150 की पुट खरीदें, 11 रुपए में आपको मिलेगी, 40 रुपए के टारगेट के लिए आप खरीदारी करके जाएं। और फिर एक अगले हफ्ते की एक्सपायरी, जो फिर आप मंथली एक्सपायरी की तरफ जा रहे हैं, वहां पर भी आप पुट खरीद के चल सकते हैं, क्योंकि 15,000 की तरफ मार्केट नितिन जी को फिसलती हुई दिख रही है। तो अभी के लिए 15,150 की पुट खरीदें, जो कि एक हीरो जीरो ट्रेड आपके लिए बन सकता है, और अगले हफ्ते के लिए आप 15,000 की पुट खरीद कर चलें। सही बात है नितिन जी? अगले वीक की 15,100 की पुट लेंगे, जो 125 से 124 चल रही है। ओके, तो 15,100 की पुट लेनी है अगले हफ्ते की एक्सपायरी की। 125 पर मिल रही है 165 और 170 के टारगेट्स के लिए, और अभी के लिए आपको खरीदारी करनी है 15,150 की पुट की, जो 11 रुपए में मिल रही है, जो 40 रुपए का टारगेट होगी। हीरो जीरो कॉल है तो स्टॉप लॉस आपका जीरो ही हो जाएगा, बट अगर थोड़ी बाजार यहां से और फिसलते हैं तो आपको उस पुट पर भी अच्छा पैसा मिल सकता है। ऑलमोस्ट यहां से आप कहिए तो 4 टाइम्स के गेन्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। अच्छा नितिन जी, एक बार बैंक निफ्टी पर भी व्यू दें। बैंक निफ्टी पर क्या लेवल्स देख रहे हैं एक्सपायरी के लिए? देखिए, एक्सपायरी के ख्याल से बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है यहाँ से 100 पॉइंट फिसलनी चाहिए, यानी नेक्स्ट आधे घंटे में बैंक निफ्टी 36,500 आ सकती है। अभी देखिए निफ्टी में गिरावट भी चालू हो गई है, 15 पॉइंट निफ्टी गिरी है। डेटा आज सुबह से ही नेगेटिव बन रहा है, कल भी नेगेटिव बना है और अच्छी खासी सेलिंग हुई है, तो करेक्शन की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं अगले वीक में, ऐसा मुझे लग रहा है। आज बैंक निफ्टी देखिए अभी 100 पॉइंट गिर भी गई ऊपर से बैंक निफ्टी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी आज 36,500 या उसके नीचे एक्सपायरी हो सकती है, और अगले वीक में 36,000 आ सकती है। थोड़ा कॉशियस व्यू है यहाँ पे, मार्केट में गिरावट की उम्मीद लग रही है। बिल्कुल, थोड़ा कॉशियस व्यू रख के चलें। मार्केट में गिरावट के संकेत आपको आते हुए दिख रहे हैं, तो अगले हफ्ते के लिए थोड़ी गिरावट आ सकती है, पुट की खरीदारी करें। पर फिलहाल आप देखें तो वीकनेस के हल्के से संकेत हैं। वॉलेटिलिटी है, उतार चढ़ाव है, ऊपरी सरों से फिर से थोड़ा निफ्टी पर प्रेशर बन रहा है, पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है भरपूर। BHEL जिसकी बात करी थी 10% ऑलमोस्ट मूव आती हुई दिखी है। नैल्को यहाँ पर एक फ्रेश मूव आती हुई दिख रही है। और पावर स्पेस की बात करें तो एक और पावर स्पेस पर ब्रेकआउट आ रहा है, पर उससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा पर हुई एक बड़ी ब्लॉक डील, 12 लाख शेयर्स का सौदा हुआ है 96.45 पर, तो बड़े बायर्स भी खड़े हुए हैं इस काउंटर के लिए। इसलिए आप देख रहे हैं कि 15% की तेजी बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको आज आती हुई दिखी है। कुणाल जी की पिक ऑफ द डे थी, वहां से भी देखिए टारगेट्स के ऊपर स्टॉक आ गया है, और फिलहाल 96.45 पर 12 लाख शेयर्स की डील होती हुई दिखी है। टॉरेंट पावर, इस पर एक राय लेनी थी वागले साहब से। वागले साहब, एक एक करके पावर स्टॉक्स मूव में आ रहे हैं, टॉरेंट पावर भी पार्टिसिपेट कर रहा है, वैसे तो एक रेंज में ही रहा है 356 के लेवल्स पर। टॉरेंट पावर कैसा लगता है सर? दीपांशु, एक क्लियर कट ब्रेकआउट है। पोजिशनली मेरा 350 का स्टॉप लॉस होगा, 380 385 का टारगेट होगा। ये 2 से 3 दिन का व्यू है। और दीपांशु, मेरे पास एक कॉल है, अगर आप बिगुल बजवाएंगे तो बिगुल बजाते हैं वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, आप ही ने मुझे आईबुल के बारे में पूछा था, मैंने कहा था मैं थोड़ा सा पोजिशनल व्यू लूंगा। अभी मेरे को वो इंट्राडे व्यू आ रहा है। इंट्राडे मतलब आज और कल का। अभी 230 250 50 60 के आसपास बाय करे। 229 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, और मुझे ये 242 245 तक जाने के लिए दिखता है रेडी आज और कल में। ओके, तो इंडिया बुल्स हाउसिंग ये भी अब पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो रहा है। 229 के स्टॉप लॉस के लिए खरीदें, 240 245 ये होंगे आपके लिए टारगेट्स जहां तक इंडिया बुल्स हाउसिंग का सवाल है। जबरदस्त एक्शन आ रहा है स्टॉक स्पेसिफिक। इंडेक्स को मत देखिए, आज सिर्फ और सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन का दिन है, पर एज अ होल भारत की इकोनॉमी को लेकर काफी सारा भरोसा बढ़ते हुए दिख रहा है। RBI के अच्छे एस्टिमेट्स आए हैं आने वाले साल की ग्रोथ के लिए, तिमाही दर तिमाही भी हम देख रहे हैं कि इंप्रूवमेंट हो रहा है कोरोना हिट के बाद, और एक एक करके दिग्गज ब्रोकरेजेस भी भारत पर अपना नजरिया बदल रहे हैं। बड़े ओवरवेट टारगेट्स आ रहे हैं और बड़े ग्रोथ के टारगेट्स देख रहे हैं। क्या कहना है ब्रोकरेजेस का भारत पर और किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आइए जानते हैं देवांशी के साथ। देवांशी, क्या व्यू बन रहा है, कंसेंसस व्यू, और इसमें क्या कोई स्टॉक्स भी हैं जो इन्हें पसंद है? बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए बजट के बाद लगातार ब्रोकिंग हाउसेस काफी खुश होते हुए दिख रहे हैं, और अगर री रेटिंग की बात करें तो भारत की री रेटिंग बिल्कुल होती हुई दिख रही है। हमने पहले देखा था कि मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी थी भारत को, उसके बाद क्रेडिट स्विस भी पॉजिटिव होते हुए दिखे थे, और आज 9
नोमरा भी काफ़ी पॉजिटिव होते हुए दिखे हैं। सबसे पहले अगर मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो वो ये मान के चल रहे हैं कि FY22 में GDP जो है वो 2% उन्होंने अपना अनुमान बढ़ा दिया है। 12% के ऊपर GDP ग्रोथ देखने का अनुमान उनकी तरफ से है। इनका ये कहना है कि जो सपोर्टिव पॉलिसी मिक्स है उसके चलते काफ़ी फायदा मिलता हुआ दिखेगा। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मांग में काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने मिलेगी और जो भारत में ग्रोथ साइकिल है उसमें जिस तरह से सुधार होता हुआ दिखा है वो अभी सिर्फ शुरुआत है। आगे काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने की भी उम्मीद लगाई जा रही है और FY21 में चौथी तिमाही में ब्याज दरों में बढ़त का अनुमान भी लगाया जा रहा है। लिक्विडिटी थोड़ी सी कम होती हुई दिखेगी। इसके अलावा अगर क्रेडिट स्विस की बात करें तो इनका ये कहना है कि भारत की जो रेटिंग है उन्होंने ओवरवेट रेटिंग कर दी है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि जो इकोनॉमी है उसमें आय में रिकवरी देखने मिल सकती है। और अगर आप टॉप पिक्स की बात करें तो इनका कहना है कि इंटरग्लोब एविएशन, मारुति, SBI, ABB और L&T ये इनकी टॉप पिक्स या फेवरेट पिक्स फिलहाल बनती हुई दिख रही हैं। और साथ ही अगर नोमरा की बात करें जो रिपोर्ट आज आती हुई दिखी और उसके बाद आप देखिए भारत की जो रेटिंग है वो न्यूट्रल थी, वहां से उन्होंने अपग्रेड की है और ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं। कोरिया की बजाय अब उनको भारत ज़्यादा पसंद है। साथ ही उनका मानना है कि बजट में जिस तरह से अच्छी घोषणा होती हुई दिखे उसके चलते मीडियम टर्म में हम देखेंगे कि अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखेगी। तिमाही नतीजे का जो प्रदर्शन है वो काफ़ी मजबूत रहा है। आने वाले समय में भी थोड़ा सा मजबूती दिख सकती है। फिलहाल वैल्यूएशन इतने महंगे नहीं लग रहे उनको और FY22 में 13.5% के GDP की ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही अगर इनके टॉप पिक्स की बात करें तो इनको रिलायंस पसंद है, M&M पसंद है, ICICI बैंक और सन फार्मा पर अपना भरोसा इन्होंने जताया है। तो ये इनकी टॉप पिक्स है। ओके, तो ये आपके लिए कुछ बेहतरीन रिकमेंडेशंस स्टॉक्स के लिहाज से और एज अ होल इंडिया पर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और इसलिए आप देख भी रहे हैं दमदार एक्शन है बाजार में पिछले कुछ महीनों से। पर दमदार एक्शन चल रहा है। BHEL में 1 करोड़ 33 लाख शेयरों के कई बड़े सौदे होते हुए दिखे हैं। सुमित जी ने लगता है ब्लॉक डील के एकदम पहले का ये एक्शन पकड़ लिया। 1 करोड़ 33 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं और अच्छे प्राइस बैंड में होते हुए दिखे हैं। 44 के लेवल्स के आसपास ये सारे सौदे हुए हैं। तो सुमित जी एकदम सही मोमेंट पर आपने इसका ब्रेकआउट पकड़ा था और उसके बाद देखिए इतनी बड़ी ब्लॉक डील हुई है काउंटर में। 43.95 से 44.5 के बीच में ये बड़े सौदे होते हुए दिखे हैं और इसलिए BHEL में आया है सुमित जी एक दमदार उछाल। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, एक सही समय पर आपने इसका ब्रेकआउट पकड़ा और उसके बाद देखिए एक बड़ी डील हुई है BHEL में। सुमित जी बढ़िया है, बिल्कुल दीपांशु, डील हुई है तो अभी और भी अच्छा है। 44 के ऊपर आप ध्यान रखें, जैसे ही 44 के ऊपर ये क्लोजिंग देगा और मोमेंटम बढ़ेगा तो ये 48 रुपए की तरफ जाएगा। तो मेरा एक ही सलाह रहेगा, जिन्होंने भी बाई किया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें और पोजीशंस को ट्रेल करते चले, क्योंकि मोमेंटम जब स्टॉक में बनता है तो एक अच्छा अपसाइड मूव बनना चाहिए। 44 का लेवल टूटा, 48 रुपए तक के लेवल भेल में देखने को मिलेंगे। ओके, तो भेल ये काउंटर है जहां पर आपको रखनी है नजर और बाजार का भी कॉन्फिडेंस इस पर बढ़ रहा है। जैन साहब, GMM फॉडलर पर नजर डाली आज आपने, जिस तरह से यहां पर तेजी का माहौल आया है। 17% का उछाल ये काउंटर आज ट्रेड में दिखा रहा है। इन्होंने जो फॉडलर ग्रुप में मेजॉरिटी स्टेक खरीदना था वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो जो जब ये खबर आई थी और उसके बाद थोड़ा स्टॉक में नर्वसनेस हुई थी, कुछ चार्जेस भी लगे थे, वहां से फुल रिकवरी अब ये लगाते हुए दिख रहा है और वापस 4500 के ऊपर GMM फॉडलर आया। बिल्कुल, देखिए इनफैक्ट ये स्टॉक 3500-3700 शायद वो लेवल्स थे जहां से बहुत बढ़िया इसने एक बॉटम आउट हुआ है। और रीजन बिंग देखिए उस टाइम पे जो भी हुआ, कुछ गवर्नेंस के ऊपर सवालात उठे, ऐसा भी है, बट फाइनली देखिए बिजनेस सर्टेनली अच्छा था और कुछ जो दिग्गज इन्वेस्टर्स थे जो इसमें निवेशित थे उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस को एकदम डगमगाने नहीं दिया, उनका कन्विक्शन पूरा था। तो ठीक है, बस जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे। मैं अभी भी मतलब बहुत कन्विक्शन के साथ मैं राय नहीं दे पाऊंगा, बट यस हमने देखा कि हमारे यहाँ पे भी कई क्लाइंट्स खरीदते हुए और नीचे के लेवल्स पे कन्विक्शन आ रहा है। तो सर्टेनली बॉटम आउट जैसा तो लगता है और स्टॉक महंगा रहेगा, महंगा है और बिजनेस बहुत बढ़िया है, बिजनेस मॉडल जबरदस्त है। बाकी ये जो भी होते हैं छोटे मोटे जो कॉर्पोरेट एक्शंस, या ये तो बड़ा था काफी, तो इनको लेकर भाव में बहुत बड़ा गिरावट आया। मुझे लगता है कि एक उछाल ऐसा ही आ सकता है, एटलीस्ट यहाँ से 5,500-5,500 तक आराम से जाता। ओके, तो 5,500 तक के लेवल्स आपको इस पर आते हुए दिख सकते हैं। नजर रखिए GMM फॉडलर पर 17-18% की तेजी अब इस काउंटर पर आ रही है। एक और कैश मार्केट का स्टॉक जिसमें पिछले कुछ समय से दमदार चाल रही है, 6 महीने में शेयर डबल हो चुका है। दीपक नाइट्राइट, क्या है वजह जो इतनी बड़ी तेजी आ रही है काउंटर में? मानसी हमारे साथ तैयार है बताने के लिए। मानसी बताएं।
बिल्कुल दीपांशु, तेजी की वजह तो कई सारी है। शुरुआत इनके नतीजों से ही करना चाहूंगी। कंपनी के Q3 FY21 के नंबर्स दमदार रहे हैं। आय में करीब 9% की बढ़त देखने को मिली, मुनाफे में 38% की तेजी रही। वहीं इनका जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है फिनोलेक्स कारोबार, इसका मजबूत प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। खासतौर से सोर्सिंग, लॉजिस्टिक्स, मटीरियल मैनेजमेंट में बेहतरी के चलते फिनोलेक्स प्लांट करीब 100% क्षमता के साथ कार्यरत होने का दमखम रख रहे हैं और इनफैक्ट 100% कैपेसिटी के साथ ये चल भी रहे हैं। डेवलपमेंट एक्टिविटी की अगर बात करें, कंपनी ने दहेज में 127 एकड़ जमीन पर लैंड डेवलपमेंट एक्टिविटी जो है उसे शुरू किया है। और दहेज प्लांट पर बड़ा दारोमदार क्यों है, इसे अगर समझने की कोशिश करें, आइसो प्रोफाइल अल्कोहल यानी कि IPA बनाने के लिए दहेज में प्लांट की क्षमता सालाना 30,000 मेट्रिक टन की रखने की योजना है। और इस कदम से IPA के लिए जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है भारत की, वो खत्म होती हुई दिखेगी। तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ये देश के लिए भी साबित होता हुआ दिखेगा। Q4 FY20 में प्लांट का दूसरा फेज भी तैयार होता हुआ दिखेगा। और साथ ही आपको बता दें कि एक्सपोर्ट कारोबार जो है कंपनी का, ये भी काफी हद तक सुधरा है। 326 करोड़ से तिमाही आधार पर 368 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। फार्मा और पर्सनल केयर के जुड़े जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनका भी मजबूत प्रदर्शन दीपक नाइट्राइट एंजॉय कर रहे हैं और नए अवसर से कंपनी को काफी हद तक फायदा मिल रहा है। चीन से कंपटीशन जो है कह सकते हैं हटने से फायदा कंपनी के कारोबार को मिला है और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीन के बदले भारत पर अब दुनिया की नजर है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो कि काफी पॉजिटिव साबित होते हुए दिख रहे हैं और लगातार दीपक नाइट्राइट में अच्छी तेजी के साथ ही ट्रेड देखने को मिल रहा है। पिछले 6 महीनों में शानदार बढ़त स्टॉक ने देखी है। बिल्कुल, और पिछले हफ्ते आए थे इसके नतीजे और मंडे को रिजल्ट एक्सरे में भी हमने बात करी थी दीपक नाइट्राइट के बारे में। सिद्धार्थ जी को भी लंबे समय से पसंद आया और उन्होंने कई बार रेकमेंड भी किया है। एक बार जरा चार्ट्स भी चेक कर लेते हैं श्रीकांत जी के साथ। श्रीकांत जी, वैसे तो बढ़िया अपट्रेंड में रहा है, अब 1300 के लेवल्स पर क्या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं इसके लिए? बिल्कुल देखिए, इसका रनअप जो है वो ड्रीम रनअप है, क्योंकि इतनी अच्छी तेजी और इतने अच्छे हायर बॉटम अगर आप किसी और चार्ट्स में नहीं देख सकते हो। इतना अच्छा पैटर्न है इसका और काफी स्टेडीली ऊपर जा रहा है। तो जो इसके पिछले 3 या 4 दिन के अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो वो काफी गजब के वॉल्यूम्स थे और उसके बाद उसमें तेजी बनी है। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि अभी भी इसमें अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। बेस्ड ऑन करंट पैटर्न मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे 1450 से लेकर 1460 के। वो एक नया एक एक्सटेंशन लेवल आ रहा है और अगर करंट लेवल से भी अगर पोजीशंस अगर हो तो उसे होल्ड करें, क्योंकि वो टारगेट्स आ सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म के व्यू से अगर लेना है तो मुझे लगता है कि आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 1250 का, क्योंकि टारगेट्स है 1450 के। ओके, तो 1450 के टारगेट्स हैं। थोड़ा डिप अगर आए तो बेटर एंट्री लेवल्स आपको मिलेंगे इसके लिए, बट ये एक स्पेस है जहां पर आपको रखनी है नज़र। दीपक नाइट्राइट यहाँ पर बड़ी मूव आपको आती हुई दिखी है पिछले कुछ महीनों से और यहाँ से भी और एक्शन बन सकता है। बिल्कुल, सुमित जी के लिए सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, ये स्टॉक भी हम बहुत लोअर लेवल से कंटिन्यूसली रेकमेंड करते हुए आ रहे हैं। 50 से 55 रुपए के आसपास से हमने रेकमेंड करना स्टार्ट किया था और आज भाव चल रहा है 87-88। स्टॉक का नाम है इक्विटास होल्डिंग। जी हाँ, इक्विटास के अंदर अब मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है। पिछले 4-5 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं। आज स्टॉक के अंदर वॉल्यूम भी देखने को मिल रहा है और सबसे बढ़िया बात, ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिखा रहा है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इक्विटास के अंदर यहाँ पे खरीदारी करें। अब की बारी ये ट्रिपल डिजिट में जाएगा ऐसा लगता है। इक्विटास को यहाँ पे खरीदारी करें। 84-85 का इसका नीचे में सपोर्ट बनेगा तो 84 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में 94 से 95 के होंगे इमीडिएट टारगेट। 94-95 का लेवल एक बार कन्विंसिंगली ब्रेक करेगा और उसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो अब की बार 100 के पार। इक्विटास 94-95 इमीडिएट टारगेट, वो लेवल क्रॉस होते ही 100 का, नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 84 का। ओके, तो 84 का स्टॉप लॉस और इक्विटास पर करें खरीदारी। 95 और 100 ट्रिपल डिजिट की तरफ ये काउंटर जाने की तैयारी में आपको दिख रहा है। ये है आपके लिए व्यू। एक कॉल तैयार है राकेश जी कुणाल जी की तरफ से। चार्ट कॉर्नर नहीं है पर यह है पिक ऑफ द डे का बिगुल। तो पिक ऑफ द डे के लिए चलते हैं राकेश जी कुणाल जी के पास। बताएं सर। दीपांशु, आपने सुबह भी पूछा था, कल भी पूछा था L&T फाइनेंस होल्डिंग पर, तो एक क्लियर व्यू था 101 के ऊपर निकलेगा तो एक ब्रेकआउट है। L&T फाइनेंस होल्डिंग 101 के लेवल स्पॉट के अंदर तोड़ रहा है। L&T फाइनेंस होल्डिंग हमारा पिक ऑफ द डे है, जहां पर एक बड़े वाला ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ओवर टू कुणाल जी।
देखिए जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। दीपांशु 100 के पार निकला है और 101 को भी पार कर चुका है। तो इन स्तरों पर एल&टी फाइनेंस होल्डिंग को खरीद करके चलें। 99 रुपए पर एक स्टॉप लॉस रख लें। 99 हाफ पर 105 रुपए का एकमात्र टारगेट है जिसके लिए एल&टी फाइनेंस होल्डिंग पे खरीदारी की राय। ओके, तो एल&टी फाइनेंस यहाँ पर करके चले खरीदारी। अभी यहाँ पर एक थोड़ी देर पहले बढ़िया मूव आती हुई दिखी है और 105 के लेवल्स के लिए अब ये तैयार होते हुए दिख रहा है। एनबीएफसीज पर रोटेशन आ रहा है और मिड कैप हाई बीटा एनबीएफसीज फोकस में आती हुई दिख रही हैं। एक कॉल तैयार है श्रीकांत जी की तरफ से, तो बिगुल बीटीएसटीटी का। बताएं श्रीकांत जी। दीपांशु देखिए, वैसे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में हमने काफी अच्छा एक ब्रेकआउट देखा है और उसके बाद ये स्टॉक ऑलमोस्ट 10% के करीब जा चुका है। अब मुझे लगता है कि अगर इसकी एक्टिविटी ट्रैक करें तो जो बाकी के जो स्टॉक्स हैं शिपिंग सेक्टर से, वहां से लगता है हमें कि तेजी बन सकती है। वहां पे हमें जी शिपिंग अच्छा लग रहा है जो 275 277 के करीब है। अगर आप इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स को देखेंगे तो वहां पे अच्छा खासा एक ट्रायंगल बना है जो इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक शायद 290 से लेकर 300 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो करंट लेवल से काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। जी शिपिंग को बाय किया जा सकता है फॉर नेक्स्ट 2 डेज के लिए और करंट लेवल्स पे अगर हमें स्टॉप लॉस रखना है तो हम रखेंगे 265 का। ओके, 265 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करके चल सकते हैं आप इस पर। जी शिपिंग और शिपिंग कॉप यहाँ पर रखें नजर। टारगेट जरा एक बार फिर से बताएंगे सर। टारगेट्स दीपांशु लग रहा है कि 290 से लेकर 300 के लेवल्स जी शिपिंग दिखा सकते। ओके, तो 300 तक के लेवल्स के लिए जी शिपिंग पर आप रखें नजर। यह है श्रीकांत जी की तरफ से राय। इंश्योरेंस स्पेस यहां पर भी हम देख रहे हैं कि दमदार एक्शन बन रहा है। कुछ इंश्योरेंस स्टॉक्स तो आज आपको सर्किट भी दिखा चुके हैं। मॉर्निंग में हमने देखा कि जबरदस्त तेजी आई थी और अभी भी गेन्स अपने होल्ड कर रहे हैं। क्या चल रहा है पूरी इंश्योरेंस स्पेस पे रिसर्च करके लाई हैं देवांशी बताइए। बिल्कुल दीपांशु, हमने अब तक तो देखा था कि नंबर्स काफ़ी अच्छा आते हुए दिख रहे थे, प्रीमियम्स थोड़े से बढ़ते हुए दिखे थे, लेकिन अब आप देखिए 2 बातें हैं जिसके चलते आज हम देख रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज लगातार फोकस में बनती हुई दिख रही है और दोनों ही लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। सबसे पहले अगर ओवरऑल इंश्योरेंस स्पेस की बात करें तो सरकार ने या वित्त मंत्री ने ऑलरेडी बजट में ये कहा था कि एक सरकारी जो इंश्योरेंस कंपनी है उसकी निजीकरण की योजना फिलहाल बनती हुई दिख रही है और अब ये माना जा रहा है कि जो जीआईसी इंश्योरेंस है इस पर भी चर्चा होती हुई दिख रही है। तो अब देखना होगा कि किसकी निजीकरण पर फैसला आता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसके चलते भी काफ़ी एक्शन स्टॉक में बनता हुआ दिख रहा है और इसके चलते आप देखिए न्यू इंडिया एश्योरेंस, जीआईसी रीश्योरेंस, ये सारे स्टॉक्स है जहाँ पे एक्शन बनता हुआ दिख रहा है कई दिनों से। साथ ही आप देखिए सरकार की जो मौजूदा हिस्सेदारी है वो करीब 86% है और माना जा रहा है कि करीब 40 to 50% हिस्सेदारी सरकार अब बेच सकती है। मेजॉरिटी हिस्सा ही बेचने की योजना फिलहाल बनती हुई दिख रही है। इसके अलावा जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है ये भी आज फोकस में बनती हुई दिख रही है। दरअसल खबरें ये आती हुई दिख रही हैं कि अब जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो अपने जो प्रीमियम है वो बढ़ाती हुई दिखेंगी। मेनली जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है वो अपने टर्म प्रीमियम्स जो हैं वो आने वाले साल में बढ़ाती हुई दिखेंगी, यानी कि अप्रैल के महीने से। वो इसलिए क्योंकि जो री इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके पास ऑलरेडी ज़्यादा क्लेम्स थे, अनुमान से ज़्यादा क्लेम्स आते हुए दिखे थे कोविड के चलते, तो उन्होंने अपनी जो दरें हैं वो ऑलरेडी बढ़ा दी हैं और उस कॉस्ट को मैच करने के लिए अब प्रीमियम्स में भी बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी। इसके चलते हम देखेंगे कि उनके मार्जिन्स पर ज़्यादा इम्पैक्ट होता हुआ नहीं दिखेगा और अब लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज भी आज तेज़ी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रही है। बिल्कुल, तो आप देख भी रहे हैं कि पूरे इंश्योरेंस स्पेस में एक दमदार तेजी आती हुई दिखी है। जैन साहब, जीआईसी 20% सरकार की बात चल रही है निजीकरण को लेकर, इन्होंने अपने खर्च अंडरराइटिंग रेट्स भी बढ़ाने की बात चल रही है। न्यू इंडिया एश्योरेंस में आया है जबरदस्त उछाल। अगेन पीएसयू स्टॉक्स हैं बट कभी इतना बड़ा मूव इन पर नहीं देखते हैं, अंडर वैल्यूड है थोड़े। जैन साहब, यहाँ से और स्कोप देखते हैं अपसाइड की? ये बहुत अंडर वैल्यूड थे। देखिए ये पार्टिसिपेट भी नहीं किए थे रैली में और ओवरऑल में जो याद है जीआईसी तो जबरदस्त अंडर परफॉर्मर था कोरोना काल के दौरान भी और अच्छा खासा टूटा भी था, फिर एनआईए भी। तो और जो प्राइवेटाइजेशन की न्यूज है, फिर प्रीमियम्स को बढ़ाना, री इंश्योरेंस के प्रीमियम को जीआईसी बढ़ाना। जीआईसी आ रही तो देखिए यूनिक प्ले है, बाकी सब में तो फिर भी 3-4 लोग हैं और जीआईसी आ रही। री इंश्योरेंस ये नहीं भूलना चाहिए कि वॉरेन बफेट साहब का सबसे फेवरेट बिजनेसेस में से एक है। तो अगर कहीं भी ये प्राइवेटाइजेशन की बात आती है और बाहर के अगर लोग बिड करने आते हैं तो हो सकता है कि वैसे बड़े दिग्गज नाम भी आ सकते हैं। सो इट्स अ फैंटास्टिक अनाउंसमेंट एंड मुझे लगता है कि बायर सर्किट एकदम मजबूत बायर सर्किट सुबह से लगे हुए हैं और लगता है कि और भी आगे आने वाले दिनों में तेजी दिखेगी। बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है जीआईसी आरई तो अपने आईपीओ के दिनों से ही अच्छा खासा अंडर परफॉर्मर रहा है। मुझे लगता है बिल्कुल जिन्होंने ले रखा है, जिन्होंने इतने दिन तक झेला है, इसको और अब रखे, अच्छे दिन आएंगे इन स्टॉक्स के। तो प्राइवेटाइजेशन
प्रीमियम का इंक्रीमेंट और री इंश्योरेंस के चार्जेस का इंक्रीमेंट, ये सारे एक साथ पॉजिटिव न्यूज लगी हुई है, और प्लस कंसोलिडेशन एंड ओवरऑल अंडर परफॉर्मेंस। तो मुझे लगता है कि सारी चीजें एक साथ पड़ गई है, सो दे आर परफॉर्मिंग लाइक दिस टुडे। ओके, तो जीआईसी इस पर रखें नजर, न्यू इंडिया एश्योरेंस इस पर रखें नजर, अंडर वैल्यूड हैं और आगे जाकर ट्रिगर्स भी अच्छे इनके लिए ग्रोथ पे बन रहे हैं। कॉल्स आ रही हैं भरपूर, आखिरी 20 मिनट हैं ट्रेड के। चलते हैं सुमित जी के पास उनके सुपरहिट कॉल के लिए। सुमित जी बताएं सर। दीपांशु, अब जो स्टॉक बाय में आया है वो है जीएमआर इंफ्रा। जीएमआर इंफ्रा में पिछले 7 से 9 दिन की गिरावट के बाद आज स्टॉक में पहला दिन है जब तेजी देखने को मिल रही है। कल का हाई टूट चुका है, परसों का हाई जस्ट अभी टूटने वाला है, बॉलिंगर बैंड का मिडल बैंड ये क्रॉस कर रहा है। जीएमआर इंफ्रा में मेरे को लग रहा है यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। यहां पे बाय करें, स्टॉप लॉस छोटा सा लगाए नीचे में 24 रुपए 90 पैसे 25 रुपए का, यानी सीएमपी से मुश्किल से 70 पैसे का स्टॉप लॉस है। 25 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के जीएमआर इंफ्रा में खरीदारी करें। ऊपर में टारगेट देखने को मिलेगा 27 से लेके 28.5 तक का। बाय जीएमआर इंफ्रा एट सीएमपी, स्टॉप लॉस 24.90 या 25 का लगाए, ऊपर में टारगेट 27 से 28.5 के देखने को मिलने चाहिए। हो सकता है ये कल तक देखने को मिल जाए, तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा जीएमआर इंफ्रा के अंदर। ओके, तो जीएमआर इंफ्रा पर आपको करके चलनी है खरीदारी। ये काउंटर है जो आपको मूव अब आगे और दिखा सकता है। एक एक करके कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको ब्रेकआउट्स के संकेत आ रहे हैं और जीएमआर इंफ्रा पार्टिसिपेशन दिखा रहा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी पर कोई मूव नहीं है, पर कैश स्टॉक्स में है दमदार एक्शन और वहीं पर आप नजर रखिए। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कुणाल जी थोड़ी देर पहले यहां पर एक ब्रेकआउट आते हुए दिखा था, क्या कोई ट्रेड बनता है? बीटीएसटी का कैंडिडेट है सर? अच्छा है दीपांशु, मैं और राकेश जी इसकी चर्चा भी कर रहे थे। 1100 के पार निकला है, केवल कंफर्मेशन चाहिए और वो 1150 के ऊपर क्लोज आने पर होगा। अगर 1150 के ऊपर निकल जाता है, ब्रेकआउट देता है, तो जरूर बाय करना चाहिए, अदरवाइज वेट एंड वॉच करें। 1150 रुपए के ऊपर नई खरीदारी की राय होगी। ओके, तो 1150 के ऊपर नई खरीदारी की राय होगी, पर इस पर भी रखें नजर। टोरेंट पावर, अभी थोड़ी देर पहले हम इस स्टॉक के बारे में चर्चा कर रहे थे, 356 के लेवल्स पर था, वहां से देखिए एक जबरदस्त स्पाइक आया है, 375 पर आपको टोरेंट पावर आते हुए दिख रहा है। तो पिछले कुछ मिनटों में 20 रुपए का उछाल आपने इस काउंटर पर आते हुए देखा है। अगेन पावर सेक्टर की कंपनी है और पावर सेक्टर में आज लगी हुई है दमदार तेजी, तो पावर स्पेस पर रखिए नजर। और जैसे सुमित जी ने बीएचईएल पर ब्लॉक डील पकड़ी थी, अभी राकेश जी, कुणाल जी ने पकड़ी है ब्लॉक डील बीएचईएल पर, जैसे अभी ब्लॉक डील पकड़ी थी वैसे ही सुमित जी ने अब फिर से पकड़ी है ब्लॉक डील जीएमआर इंफ्रा पर। तो सुमित जी, जीएमआर इंफ्रा अभी 24 लाख शेयरों का सौदा हुआ है 25.55 पर। तो आज जो आप चार्ट पिकिंग कर रहे हैं, ये सारी ब्लॉक डील्स के पहले आपने पिकिंग कर ली है। बीएचईएल पर ब्लॉक डील पकड़ी, अब आई है ब्लॉक डील जीएमआर इंफ्रा पर 24 लाख शेयर्स की। सुमित जी दीपांशु, देखिए चार्ट के अंदर मोमेंटम ही वैसा बन रहा था। मैं चार्ट को देख के मैंने आपसे कहा भी कि पिछले 7 दिनों के ऑलमोस्ट गिरावट के बाद आज पहला दिन है जब स्टॉक में मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। कल का हाई टूटा है, बॉलिंगर बैंड का मिडल बैंड क्रॉस किया और परसों का हाई भी टूट रहा है। तो ये सारे संकेत चार्ट्स के ऊपर अगर रीड कर ले टाइमली, तो मैं यही बताना चाहूंगा कि टेक्निकल्स में कितना पावर है और हमको अपने आप को लकी समझना चाहिए कि हमें टाइमली ये चीज कैच कर पाते हैं। तो जिन्होंने भी लिया है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, होल्ड करें। 27 से 28.5 के टारगेट जीएमआर इंफ्रा में देखने को मिलना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए जीएमआर इंफ्रा। 33 लाख शेयर्स की अब ब्लॉक डील होती हुई दिख रही है, तो वहां पर एक्शन है। आइए चलते हैं वागले साहब के पास, बिगुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, L&T फाइनेंस होल्डिंग जो अभी अभी राकेश जी और कुणाल जी ने कवर किया है, मेरे रडार पर वो अभी आया है 102 के करंट भाव पे। 100 रुपए का स्टॉप लॉस, 2 रुपए की रिस्क होगी। मेरा 107 108 तक का व्यू है जो मुझे लगता है कल आना चाहिए। और बीपीसीएल मैंने लगभग 421-22 में कहा था, उसका पहला टारगेट तो आ गया, बट हमने हमारे क्लाइंट्स को होल्ड करने के लिए बोला है। मुझे लगता है ये 450 की तरफ की मूव की शुरुआत है, अभी 434 है, तो कोई यहाँ पर लेता है 429 के स्टॉप लॉस से, मुझे लगता है कल और परसों के दिन में 450 के लेवल आपको मिलने चाहिए। ओके,
कल और परसों में 104 105 के लेवल्स आ सकते हैं। पोजिशनल बेसिस पर देखें तो 107 108 के टारगेट्स के लिए L&T फाइनेंस को खरीद कर चलें, ये आ रही है वागले साहब की राय। अभी थोड़ी देर पहले आप पिक ऑफ द डे के तौर पर राकेश जी, कुणाल जी ने भी आपको ये स्टॉक रेकमेंड किया था और आप देख भी रहे हैं कि दमदार एक्शन आ रहा है इसका, जहां तक मार्केट्स का भी सवाल है। आइए बैन से बेनिफिट जान लेते हैं कि वायदा कारोबार के बैन में कुछ बदलाव हो सकते हैं, जिस तरह से आज दमदार एक्शन रहा है बिगुल बैन से बेनिफिट का। बताएं आशीष, क्या चेंजेस पॉसिबल है? दीपांशु, 3 स्टॉक जो बैन में है वो तो बने रहेंगे, क्योंकि वोडाफोन आइडिया में भी अगर आप देखें तो मार्केट प्राइस पोजीशन लिमिट 96% है, सेल 95% है और पीएनबी यहाँ पर 83% है। तो आज तो पीएनबी बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन 2 सरकारी कंपनियों की फ्रेश एंट्री होने जा रही है। बीएचईएल यहाँ पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है तेजी से बढ़ी है, अभी फिलहाल 113% आ गई है, तो पूरी संभावना है कि बीएचईएल तो निश्चित ही है कि बैन में आएगा। इसके अलावा कैनरा बैंक यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि लगातार जो पोजीशन है वो बढ़ती जा रही थी, कल 93% थी, फिलहाल 106% है, तो यानी 95% का जो लाइन है इसने भी क्रॉस कर दिया। बीएचईएल और कैनरा बैंक इनकी फ्रेश एंट्री होगी और जो 3 स्टॉक बैन में है ऑलरेडी वो बने रहेंगे। तो 2 दिन के एग्जिट के बाद बीएचईएल जाने की तैयारी में है, ये कंफर्म्ड है जी। ओके, तो आइडिया, पीएनबी, सेल, बीएचईएल और कैनरा बैंक, ये अब 5 स्टॉक्स, 5 स्टॉक्स लिस्ट बढ़ गई है। और कोई एंट्री की संभावना नहीं? और तो फिलहाल नहीं नजर आ रही। चलिए, तो फिलहाल 3 से अब 5 होने वाले हैं वायदा बाजार के बैन लिस्ट के स्टॉक्स। आइडिया, पीएनबी, सेल ये बने हुए हैं। बीएचईएल वापस एंट्री होगी 2 दिन के एग्जिट के बाद, और कैनरा बैंक ये भी अब वापस बैन में जाने की तैयारी में दिख रहा है। आखिरी 15 मिनट स्वागत करते हैं जय ठक्कर का कैश के ऑप्शन के लिए। गुड आफ्टरनून जय, बताएं क्या स्ट्रैटेजी लेकर आए? गुड आफ्टरनून टू दीपांशु। दीपांशु, मार्केट में नीचे से तो रिकवरी हमें अच्छी देखने मिली है, बट स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कंपेयर टू मार्केट, और खास करके पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में बहुत ही क्लियर मोमेंटम, अपवर्ड मोमेंटम देखने मिल रहा है। उसमें से एक स्टॉक चूज किया है एनटीपीसी। आज फॉर चेंज में स्टॉक ऑप्शन दे रहा हूँ, तो उसका 103 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लेकर चलना है, जो आपको करीब ₹2.80 ₹2.90 के आपको रेंज में मिलेगा। इसका टारगेट दीपांशु होगा ₹5 का, एंड सेकेंड टारगेट बनेगा 6.5 का। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो हिसाब से ब्रेकआउट एनटीपीसी में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का देखने मिला है, 108 से 110 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं नेक्स्ट 2-3 दिनों में। और बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट काफी टाइम के बाद आया है, क्लियर एक इंक्रीज इन वॉल्यूम्स एंड क्लियर बाय क्रॉसओवर इन दिस मोमेंटम इंडिकेटर्स। ऑन द लोअर साइड जो स्टॉप लॉस प्लेस करना है दीपांशु यहाँ पे, वो रहेगा ₹1.65 का। तो एनटीपीसी यहाँ पर कॉल ऑप्शन खरीदना है, 103 का कॉल खरीदे एनटीपीसी इन द मनी, और यहाँ पर आप लगाएं टारगेट्स 5 के और 6.5 के। 1.65 का रहेगा आपके लिए स्टॉप लॉस। जिस तरह से पावर स्टॉक्स में मूव आ रही है, एनटीपीसी आपको यहाँ से और अच्छी अपसाइड दिखा सकता है। ये है आपके लिए जय की तरफ से राय इस समय। एनटीपीसी अच्छी मूव दिखा रहा है। टोरेंट पावर जिसके बारे में हमने बात करी वो मूव दिखा रहा है। पावर फाइनेंस लेंडर्स मूव कर रहे हैं। पीएफसी इसको देखें, यहाँ पर भी एक मूव आ रही है, अभी मूव आती हुई दिखी है, शायद यहाँ से और तेजी पकड़ सके। और इसके अलावा पीएसयू स्टॉक्स तो हैं ही अच्छे एक्शन में। कॉनकॉर पर भी नजर रखें, यहाँ पर भी अभी थोड़ी देर पहले एक वापस मूव आती हुई दिखी है, जिसकी वजह से स्टॉक और ऊपर जा रहा है। तो ये है कुछ स्टॉक्स जहाँ पर तेजी का माहौल बना हुआ है। एशियन पेंट्स, जरा इस चार्ट पर भी नजर डालें। काफी समय बाद अब थोड़ा एक्शन में आ रहा है एशियन पेंट्स। कुणाल जी, एक लंबा कंसोलिडेशन फेज दिख रहा था एशियन पेंट्स में, आज आई है मूव। ये मूव पर भरोसा करें, 2500 के पार जाते हुए दिखता है एशियन पेंट्स? बिल्कुल दीपांशु, देखिए वापस से कंसोलिडेशन होकर के ब्रेकआउट हुआ है और आज बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न भी चार्ट पर बनाए, तो आपको कुछ तेजी जरूर बनते हुए दिखेगी। असली परख होगी 2525 के लेवल पर। अगर ये 2525 को पार कर जाता है, तब एशियन पेंट्स में दोबारा से ट्रेंड का रिजम्पशन देखने को मिलेगा। तो मेरी राय में बिल्कुल 2525 के ऊपर नई खरीदारी करनी चाहिए। ओके, 2525 के ऊपर ही नई खरीदारी करें, पर एशियन पेंट्स पर आप रखें नजर। ये एक मूव दिखा के जा रहा है। टेक महिंद्रा, इस पर भी एक्शन आया है। वागले साहब, पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं हजार के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर से उन्हीं लेवल्स पर वापस आ जाता है। अब वापस 1000 के ऊपर गया है टेक महिंद्रा। क्या अब एक मूव आएगी इस काउंटर पर? दीपांशु, मुझे लगता है ये ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है। किसी को प्रीएम्प्ट करना है तो अभी के अभी लेना चाहिए।
मुझे 1050 तक की मूव दिखाई देती है। आपका स्टॉप लॉस 995 का होना चाहिए। ओके, तो 995 का स्टॉप लॉस 1050 के मूव के लिए टेक महिंद्रा पर रखें नजर। अमंग्स आईटी स्टॉक्स हमने देखा था, सुबह भी एक थोड़ी मूवमेंट आई थी, मिड कैप आईटी स्टॉक्स भी मूव कर रहे थे, अब वापस आपको मूवमेंट आ रही है और उसको लीड कर रहा है इस समय फिलहाल टेक महिंद्रा। देखते हैं कि यहां से और तेजी ये पकड़ता है कि नहीं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी सुमित जी लगातार ये भी एक्शन में रहा है, आपकी पिक भी रही है, क्या आप 60 और उसके बियॉन्ड के भी लेवल्स देखते हैं? देखिए चार्ट्स तो अभी भी मजबूत लग रहे हैं। अगर मार्केट्स में कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई तो स्टॉक रुकेगा नहीं। पहले भी हमने डिस्कशन किया हुआ है, 60 का तो इसका इमीडिएट टारगेट है और 60 के ऊपर निकलने पे 65 से 70 रुपए तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो इन लेवल्स पे थोड़ा सा ओवरबॉट जरूर है, लेकिन अभी भी स्ट्रांग दिखता है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें और पोजीशंस होल्ड करें। 55-56 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ओके, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर रखें नजर। टेक महिंद्रा आज सुबह चार्ट कॉर्नर की पिक भी थी, ओपनिंग के बाद दूसरी कॉल आई थी जो टेक महिंद्रा की थी। बंसल जी, टेक महिंद्रा मेरे दिमाग से उस समय निकल गया, आप लोगों ने भी कॉल दी थी, टारगेट की तरफ ही जा रहा है, क्या करें इस चार्ट पर सर? जो हमारे कॉल देने के बाद स्टॉक नीचे आया था और हमने स्टॉप लॉस दिया था 985 का, और 985 के स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है। फ्यूचर सेगमेंट में लो देखें तो 986 का है। काफी लोगों ने इसको लेके भी ट्रोल करा है, बिना स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए, मतलब कि कॉल को फेल नहीं मानना चाहिए। तो अब ये स्टॉक वापस ऊपर निकल गया है, जिन्होंने ले रखा है होल्ड करें। ओके, जिन्होंने ले रखा है होल्ड करें। टेक महिंद्रा है आपके लिए रेडार पर, और अगर सुबह चार्ट कॉर्नर की पिक लिया और आपके पास स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है तो इसको आप होल्ड कर सकते हैं, ये आपको और अच्छी मूव दिखा सकता है। आखिरी कुछ मिनट बाकी हैं ट्रेड के लिए। एक कॉल है जय के पास, तो चलते हैं जय के पास उनके जैकपॉट शेयर के लिए। जय, जैकपॉट कॉल है आपके पास? बिल्कुल दीपांशु, मेरा ध्यान टेक महिंद्रा के ऊपर ही था। इनफैक्ट अगर यहाँ पे कॉल ऑप्शन लेकर चलना है तो वो टेक महिंद्रा ही होगा। बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट, इनफैक्ट 2 दिन पहले भी मैंने यहाँ पे कॉल दिया था, तो 19 रुपये 50 पैसे 20 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 1020 का इसके स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, डीप छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है यहाँ पे 12 रुपये 50 पैसे का। तो आप देखिए 19.5 की आपकी एक खरीदी बनेगी, एवरेज प्राइस 12.5 का आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में जो टारगेट बन रहे 30 रुपये का पहला टारगेट रहेगा, जो वागले जी ने टारगेट दिया ना 1050 का, मेरा भी पहला वही टारगेट है 1050 का। तो इसका इंटरेस्टिंग वैल्यू ही 30 रुपीज हो जाएगा, तो उसका फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट बन रहा है दीपांशु 38 का। मुझे ऐसा लग रहा है 1050 1060 ये लेवल हमें 2-3 दिनों में देखने मिलने चाहिए। टेक महिंद्रा में रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है और इसका फ्रेश मोमेंटम बाय देखने मिल रहा है डेली चार्ट्स के ऊपर, विच इज क्वाइट पॉजिटिव। ओके, तो टेक महिंद्रा पर आप रखें नजर, ये आपको काउंटर आगे और मूव दिखा सकता है, हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर आते हुए दिख रहा है। फिनोलेक्स केबल्स, इस पर आई है एक जबरदस्त मूव। जैन साहब, फिनोलेक्स केबल्स आप ट्रैक करते हैं, 400 के लेवल्स पर जा रहा है ये स्टॉक, अभी अभी एक स्पाइक आते हुए दिखा है इस काउंटर पर। बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट दीपांशु जी ये स्टॉक मेरे जैन साहब के जेम सीरीज में भी मैंने ये स्टॉक दिया हुआ है, जस्ट बिकॉज कुछ इनके जो फैमिली फ्यूड चल रहा है, फैमिली इश्यूज चल रहे हैं बोल के कहीं ना कहीं ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। बाकी वैल्यूएशंस के लिहाज से, नंबर्स के लिहाज से, फंडामेंटल्स के लिहाज से बहुत बढ़िया लगता मुझे और बहुत बड़ी ब्रांड इक्विटी है। देखिए फिनोलेक्स मतलब केबल्स, मतलब कई बार ऐसा होता है कि फिनोलेक्स है और आप देखिए दूसरे जो पीयर्स है और जो भी इलेक्ट्रिकल कंज्यूमेबल्स में जो कंपनियां है, इवन बजाज इलेक्ट्रिक, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, हैवेल्स, सब जबरदस्त मूव दे चुके हैं। ये स्टॉक थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर रहा, जो कि मैंने रीजन बताया, बट यस आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक। मुझे लगता है कि बाय ऑन डिक्लाइंस के साथ बिल्कुल इस स्टॉक में स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। जिन्होंने लिया हुआ है वो होल्ड करके रखे, जिनको लेना है वो स्टैगर्ड वे में बाइंग करते चले। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और आराम से ये 450 470 के टारगेट्स के लिए लेना चाहिए। ओके, तो फिनोलेक्स केबल्स बने रहें, इस पर अच्छे मूव आपको ये दिखा सकता है और आने वाले समय के लिए अच्छे रिटर्न्स भी इस पर आ सकते हैं। एनएचपीसी सुमित जी की एक फेवरेट पिक, यहाँ पर भी आप मूव आते हुए देख रहे हैं, तो उस काउंटर पर भी आप नज़र रखें। एक स्पाइक अभी थोड़ी देर पहले आते हुए दिखा है। एसबीआई कार्ड्स पर नए हाइज आप देख रहे हैं, 4% की तेज़ी इस पर बनी हुई है। शेफलर इंडिया, यहाँ पर फिर से एक्शन आ रहा है, नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे, मैं हमने हाईलाइट किया था, उसके बाद अच्छे नतीजे आए, थोड़ा कंसोलिडेट भी हुआ स्टॉक, अब फिर से मूव करते हुए दिख रहा है।
2% की तेजी शेफलर इंडिया में भी बन रही है, लगभग 50% की मूव आई है, निचले स्तरों से यहाँ पर आई है अच्छी रिकवरी। बजाज कंज्यूमर यहाँ पर जो एक बढ़िया एक्शन बना था वो अभी भी बरकरार है और सुमित जी बजाज कंज्यूमर फिर से एक्शन में आते हुए दिख रहा है, यहाँ से और अपसाइड देखते हैं, क्या ट्रेड होगा इस पर? दीपांशु, स्टॉक का स्ट्रक्चर तो बढ़िया है। स्टॉक पिछले कई हफ्तों से कंटिन्यूसली तेजी के ट्रेंड में है। बीच में छोटा सा भी गिरावट आया था, उसके बाद ये वापस से अपवर्ड मूव रिज्यूम कर रहा है। तो ये यहाँ पे 250 के आसपास होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में 238 नीचे में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 237 238 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी इसको बोल सकते हैं, जिनकी पोजीशन है उनके लिए। और यहां से ऊपर में स्टॉक 260 का लेवल टूटने के बाद 270 रुपए तक का मूव दिखा सकता है। तो बजाज कंज्यूमर में होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। बिल्कुल, तो 270 के लेवल्स आपको आ सकते हैं, बजाज कंज्यूमर होल्ड करके चलें इस पर। एडवांस्ड एंजाइम्स, बंसल जी जरा इसकी चार्ट भी देखिए, आज सुबह से एक्शन में रहा है, थोड़ा मूव आया था, फिलहाल डेज हाई से थोड़ा फिसल कर बंद हो रहा है, पर इस पर कोई एक्शन देखते हैं आने वाले समय में? अच्छा है, एक ऑलरेडी एक पहले से एक ब्रेकआउट देखा हुआ है स्टॉक के अंदर, और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, अगर करेक्शन में स्टॉक 385 के अराउंड मिलता है तो बाय करना चाहिए, और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है जिनके पास है क्लियरली होल्ड रखें। ओके, तो क्लियरली होल्ड करके रखें। डेफिनेटली एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर के साथ ही क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। निफ्टी अब आखिरी कुछ मिनटों में वापस दबाव में आपको आते हुए दिखा है। अब 100 पॉइंट्स की गिरावट आपको निफ्टी पर दिख रही है। 15,100 के करीब ही आपको क्लोजिंग के संकेत आ रहे हैं, तो ज़्यादा सपोर्ट से दूर नहीं है ये काउंटर, बट डेफिनेटली आज के दिन में हमने देखा है कि निफ्टी पर थोड़ा प्रेशर रहा है। बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म करा है। इंडेक्स लेवल पर वीकली एक्सपायरी के दिन उतार चढ़ाव वाला सेशन रहा है, बट स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड जो हैं वो भरपूर रहे हैं। BPCL 4% ऊपर ये काउंटर क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर भी बताई थी इसके बारे में कि किस तरह की यहाँ पर मूव्स बन सकती हैं, जहाँ तक इंटरनेशनल इंटरेस्ट आ रहा है इनके डाइवेस्टमेंट को लेकर। तो ये एक स्पेस है जो दमदार तेजी में रही है। मिड कैप IT में आज मूव आती हुई दिखी थी, सुबह आई मूव, फिर मुनाफा वसूली हुई, अब क्लोजिंग की तरफ फिर से IT स्टॉक्स फोकस में आ रहे हैं। और एक मिड कैप IT काउंटर, श्रीकांत जी, तो यूजुअली काफी एक्टिव रहता है। माइंट्री सुबह एक स्पाइक आया, फिर कंसोलिडेट करा, अब वापस क्लोजिंग की तरफ स्पाइक आ रहा है माइंट्री में। क्या BTST कैंडिडेट है? से हमें बिल्कुल यही लगता है कि मिड कैप IT के ऊपर ज्यादा फोकस करें, वहां पे ज्यादा रिटर्न्स आ सकते हैं एज कम्पेयर टू जो लार्ज कैप IT कंपनीज है। और अगर आज के दिन में देखा जाए तो ये ट्रायंगल फॉर्मेशन में गया है माइंट्री, और उस ट्रायंगल फॉर्मेशन की लोअर बाउंड्री को हिट करने के बाद एक रिकवरी बन रही है। तो करंट लेवल से बिल्कुल इसमें भी तेजी बन सकती है। टेक महिंद्रा में तेजी आ चुकी है, और बैंक स्टॉक्स में एक थोड़ी सी और एक गिरावट आने वाले दिनों में दिखाई दे सकती है। तो करंट लेवल से बिल्कुल माइंट्री को लिया जा सकता है 1700 के करीब। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे जो इसके तकरीबन कल के लोज थे 1670 के वो, और टारगेट्स हम रखेंगे यहाँ पे 1770 के। तो 1770 टारगेट्स के लिए माइंट्री को लिया जा सकता है। ओके, तो 1770 के टारगेट्स के लिए आप माइंट्री पर कर सकते हैं खरीदारी। ये एक चार्ट है जहां पर आप नजर रखें। सुमित जी, BHEL वायदा कारोबार के बैन में आ जाएगा। अगर किसी ने शॉर्ट टर्म पोजिशनल प्ले लिया हो BHEL, तो क्या बुक करके जाना चाहिए या फिर होल्ड करें, क्योंकि बैन में आ रहा है, सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ। दीपांशु, मेरे को लगता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में कैंडल बहुत स्ट्रांग बनी है और लेवल वो ही रहेंगे जो पहले का है। 44 का लेवल अगर टूटता है तो स्टॉक में मोमेंटम और बढ़ेगा। तो फिलहाल मेरे को लगता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। और दीपांशु, सिर्फ नॉलेज के लिए, पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा है कि स्टॉक बैन में आने के बावजूद चलता है, और जैसे ही बैन में निकलता है तो फिर और तेजी से भागता है। तो फिलहाल एक बार इसके अंदर होल्ड करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, तो होल्ड करके चलें, कोई परेशानी नहीं है। पोजिशनल टारगेट्स 48 के सुमित जी ने दिए हैं, 44 का टारगेट ऑलमोस्ट आज आपने स्टॉक पर हिट होते देखा है। एंड में आपने थोड़ी मुनाफा वसूली भी देखी, जो कि नेचुरल है। वॉलेटाइल सेशन रहा, एक बार फिर से थोड़ी कंसोलिडेशन रही इंडेक्स लेवल पर, इसलिए आपने हल्की सी गिरावट देखी है। पिछले 2-3 दिनों से 15,432 का हाई बनाने के बाद निफ्टी थोड़ा आपको फिसलते हुए दिखा है, बट अगर आप पॉइंट वाइज देखें तो आपको थोड़ी ज़्यादा गिरावट दिखेगी 300 पॉइंट्स की। परसेंटेज वाइज देखें तो 2% की ही फॉल रही है, तो ऐसी कोई बड़ी फॉल नहीं आती हुई दिखी है। बैंक्स सुबह आउट परफॉर्म कर रहे थे, उसके बाद आपने थोड़े इन लाइन विद निफ्टी गिरावट बैंक्स में भी आती हुई दिखी है। पर क्लोजिंग पर आप देख रहे हैं कि 15,100 का जो लेवल है उसके करीब ही आपको क्लोजिंग दिख रही है, वीकली एक्सपायरी दिख रही है। तो जो अनिल जी ने कहा था कि एक बड़ा सपोर्ट है, लास्ट वीक भी हमने देखा था, पूरे हफ्ते इस सपोर्ट को होल्ड किया था, उस सपोर्ट को बाजार अभी भी होल्ड करते हुए दिख रहा है। 36,500 के ऊपर निफ्टी बैंक आपको क्लोजिंग दे रहा है। आज के बिग विनर्स रहे हैं PSU स्टॉक्स, और PSU बैंक्स के अलावा अन्य PSU से भी रहा है आज बढ़िया पार्टिसिपेशन। ONGC 7.5% की तेजी इसने दिखाई है। गेल, BPCL, IOC ये हैं आपके टॉप गेनर्स निफ्टी के। इसके अलावा बाकी के गेनर्स NTPC और कोल इंडिया। तो टॉप 6 गेनर्स निफ्टी के सारे हैं आपके PSU स्टॉक्स।
पावर ग्रिड यहां पर भी दमदार तेजी बनी हुई है 230 के ऊपर, 236 के लेवल्स पर ये क्लोजिंग दे रहा है। इंश्योरेंस स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन रहा, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ दोनों में रही खरीदारी। हिंडाल्को में अच्छी तेजी बनी रही। इंडसइंड बैंक जहां पर प्रमोटर्स ने वारंट कन्वर्जन पूरा कर दिया है, वहां पर भी अच्छा एक्शन रहा। एसबीआई एक बार फिर से आई है खरीदारी इस पर नए हाई पर। बजाज फाइनेंस अंडर परफॉर्मर रहा 2.5% नीचे। कोटक बैंक यहां पर वीकनेस। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एलएनटी और रिलायंस इंडस्ट्रीज की अंडर परफॉर्मेंस, इसकी वजह से आपने देखा है कि निफ्टी में गिरावट हुई है। जो ये 100 पॉइंट्स की गिरावट निफ्टी में देखी है, उसके बड़े कंट्रीब्यूटर्स ये 5 स्टॉक्स ही थे। एचयूएल पर भी आपने थोड़ी सी वीकनेस देखी है, जिसकी वजह से भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। वायदा कारोबार की बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा आज का क्लियर विनर रहा। ऑलमोस्ट 15% इंट्राडे का उछाल आपने देखा, 12% की तेजी के साथ ये क्लोज हो रहा है। तो पीएसयू बैंक्स में एक बार फिर से एक्शन, पीएनबी में रही खरीदारी, इंडिया बुल्स हाउसिंग, एलएनटी फाइनेंस, यहां पर भी आपने एक्शन बनते हुए देखा है। सेल ये भी मूवमेंट दिखाता रहा। टॉरेंट पार लंबे समय बाद यहां पर एक बड़ा ब्रेकआउट आया है, 8% की तेजी इस काउंटर ने आपको दिखाई है। इन्फो एज यहां पर रिबाउंड रहा। बीएचईएल जो कल बैन में आ जाएगा, यहां पर आपने तेजी का माहौल देखा। अदानी एंटरप्राइजेज 800 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। टेक महिंद्रा, पेट्रोनेट, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एनएमडीसी, कॉनकॉर, नाल्को, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां से आपको अच्छी परफॉर्मेंस आज दिखी है। गिरावट आई है डॉक्टर लाल, जहां पर कल हमने 9% की तेजी देखी थी। अपोलो हॉस्पिटल्स, मदरसन सुमी, डीएलएफ, अपोलो टायर्स, वोडाफोन आइडिया, टाटा मोटर्स, हैवल्स और अशोक लेलैंड। तो बेसिकली कुछ जो ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक्स हैं, वहां पर आपने मुनाफा वसूली देखी है और रोटेशन हुआ है पीएसयू स्पेस में, पावर स्टॉक्स में, बैंक स्पेस में और कुछ मेटल काउंटर्स में भी। बट ऑल इन ऑल 15,100 के ऊपर निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग आती हुई दिख रही है। थोड़ी वेट करेंगे, प्रोविजनल क्लोजिंग यहां पर आ रही है और 300 पॉइंट गिरकर, बट मोर इंपॉर्टेंटली 36,600 के करीब प्रोविजनल क्लोजिंग निफ्टी बैंक की भी दिखी है। इवेंटफुल हफ्ता रहा है सो फार। एक्सपायरी से पहले थोड़ा आपने बाजार में वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई देखी है, हल्की सी नर्वसनेस रही है, बट ऊपरी स्तरों से सिर्फ 2% की गिरावट हुई है। कुछ ऐसे भारी गिरावट नहीं देखी और इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स भी बाजार ने रिस्पेक्ट किए हैं। फाइनल क्लोजिंग फिगर्स आपके सामने 15,118, 119 पर निफ्टी क्लोज होते दिख रहा है। 90 पॉइंट से नीचे 15,100 का सपोर्ट होल्ड करा है और निफ्टी बैंक 36,600 के जस्ट नीचे बंद हुआ है 325 पॉइंट्स की गिरावट के साथ। थोड़ी कमजोरी रही है, बट सपोर्ट्स को बाजार ने रिस्पेक्ट किया है। डाउ फ्यूचर्स सुस्ती दिखा रहे हैं, 30 पॉइंट की हल्की गिरावट रही है। तो देखते हैं कि आज शाम अमेरिकी बाजारों में कैसा एक्शन रहेगा और यूरोप के बाजार भी एकदम सपाट हैं। तो कोई बड़ी मूव्स नहीं आ रही हैं आइदर डायरेक्शन में और कंसोलिडेशन चल रहा है ग्लोबल मार्केट्स में, जिसका डायरेक्ट असर आप भारतीय बाजारों में भी देख रहे हैं। ये तो रही जहां तक एक्विटी मार्केट्स का सवाल है, पर कमोडिटी मार्केट्स में तो आज दमदार एक्शन आपको आते हुए दिखा है। मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उससे पहले हमारे सारे गेस्ट बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वागले साहब एज ऑलवेज, जैन साहब अपनी राय देने के लिए, सुमित जी बेहतरीन कॉल्स देने के लिए, राकेश जी, कुणाल जी बढ़िया ब्रेकआउट्स आपने पकड़े हैं, जय और श्रीकांत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।